Yes, people. Good morning to all of you. Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Good morning to everyone. कैसे सब लोग? बढ़िया सर, आप बताएं। बस सर बढ़िया। आज नाइट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। 4 दिन से बंद था तो ऐसा तो नहीं होता 4 दिन बंद रखने के बाद अपने आप फिर बंद हो जाता है, फिर चालू ही ना हो। ऐसा थोड़ी होता होगा नेट में। वो तो सर आपका आईएसपी बताएगा। क्या बोल रहे हो? आई एम सेइंग वो तो सर आपका आईएसपी बताएगा। हाँ, मैंने बात की है क्योंकि मैं भाड़े पे रह रहा हूँ ना, तो उसके नाम पे नेट भी तो अच्छा। उसको बोला है ना, पुणे में हूँ ना, तो उसको बोला है कि भाई इसका क्या है, तो उसने अभी तक रिप्लाई किया नहीं है, तो उसको मैंने ऑलरेडी भेज दिया कि नेट इज नॉट वर्किंग एंड ऑल। अच्छा, फटाफट फटाफट अभी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन गुड मॉर्निंग बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। आपके जो कोई पीजीबीपी के डाउट है वो एक बार आप वन बाय वन एक बार मुझे बोलोगे तो इट विल बी इजी फॉर मी। आप डायरेक्टली मुझे पेज नंबर बताओगे कंपाइलर का कि सर कंपाइलर में इस पेज नंबर पे मुझे इस पॉइंट में डाउट है, तो क्या होगा ना मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ऐश्वर्या का जैसे डाउट आया क्वेश्चन नंबर 34 को लेके है, और ऐश्वर्या का डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 34 में उसको सेल्स टैक्स को लेके कुछ डाउट है, जैसा मैं चैट में देख पा रहा हूँ करके। ठीक है, या गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर ऐश्वर्या बोल पाएगी इफ पॉसिबल? सर 105। 105 ना। हाँ, मुझे पेज नंबर बोलेंगे तो क्या होगा ना, मैं डायरेक्टली उस पेज पे जा पाऊंगा। आई आल्सो हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शन 33 ए बी। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 34 यस सर, 30। सेम नोट सर। हाँ, आपको जो डाउट है एक तो कौन से पॉइंट पे डाउट है? दैट इज ये बी वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ऑन टर्म लोन वाला। हाँ, इस पॉइंट पे किसी का डाउट नहीं है ना? इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ऑन द टर्म लोन पेड टू द बैंक फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर वन ऑफ इट्स टी फैक्ट्री, एंड मशीनरी ऑलरेडी पुट टू यूज है। तो अगर पुट टू यूज ऑलरेडी हो चुका है करके, ठीक है, जब पुट टू यूज ऑलरेडी हो चुका है तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? तो इस वाले पॉइंट में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, सर इसका पॉइंट नंबर जी और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट 4। हम्म, अच्छा, जी और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला कौन सा पॉइंट? पॉइंट हाँ, नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर सर 4 पॉइंट नंबर एच का लास्ट वाला पॉइंट। यस यस गॉट इट। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपीज बीइंग सेल टैक्स ड्यू ऑफ अर्लियर ईयर। पहले का कोई सेल टैक्स ड्यू था, अर्लियर ईयर का था, डिटरमाइंड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल डिटरमाइन हो गया। डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द अपीलेट अथॉरिटी फॉर विच द कंपनी हैज फर्निश्ड द बैंक गारंटी टू द कमर्शियल टैक्स अथॉरिटी। एक बात बताइए, पुरानी कोई तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी थी जो अभी तक आपने पे नहीं की, और इस साल क्या हुआ, कोर्ट का आदेश आ गया और कोर्ट ने बोला कि आपको पे करना रहेगा, बट अभी भी आपने पे नहीं किया, आपने सिर्फ बैंक गारंटी दिया है, तो बैंक गारंटी देना एक्चुअल पेमेंट थोड़ी माना जाएगा। इफ यू आर गिवन द बैंक गारंटी इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट ना हियर। सो आई सर थिंक इसमें वो चीज नहीं लगेगा क्या कि प्रायर पीरियड एक्सपेंस ना क्रिस्टलाइज हो ना गया? तो, यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, इसमें क्या होगा ना कि लाइक इसमें तो अल्टीमेटली इट विल बी लाइक क्या बोलते हैं उसको, इट इज अ 43B ना, सेल टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस ना। तो बेटा इसमें तो ऐसा रहेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 43B के हिसाब से एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं ना, और एक्चुअल पेमेंट ओके। बेसिस पे अलाउ होते हैं तो भैया जिस ईयर में आप उसका एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस ईयर में अलाउ हो जाएंगे। अच्छा, पर एक सर आप इसके अंदर ये भी तो मान सकते हैं ना कि अगर बैंक ने गारंटी दे दिया है तो फाइनली बाद में जाके पे तो होना ही है, इसमें हाँ, कोई तो डाउट 43B लग जाएगा ना फिर तो। बेटा 43B नहीं लगेगा क्या फिर? सेल टैक्स पे तो 43B लगेगा ना, टैक्सेस ड्यूटी और सेस पे। यस सर। हाँ, तो 43B लगेगा ना इसमें, तो क्या दिक्कत है? और सर एक है ना वो एम्प्लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट का भी हाँ, वो तो एम्प्लॉय के लिए आपने कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय के लिए अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो ना, तो अगर एम्प्लॉय के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड क्या बोलते हैं उसको, सुपर एनुएशन फंड, या एनी फंड एज पर द लॉ, अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया तो वो अलाउ होगा, अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है और तो भी आपने बना दिया तो वो अलाउ नहीं होगा ना। तो दिस इज द केस वेयर देयर इज नो लॉ का रिक्वायरमेंट, कहीं लिखा नहीं आपने कोई एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई ट्रस्ट बना दिया,
और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया, तो दैट इज नॉट योर बिजनेस एक्सपेंडिचर ना, ये तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा ओके सर। सर इसी क्वेश्चन के अंदर सर हमने क्या करा हुआ है कि जो सेक्शन 33 AB की एडजस्टमेंट है वो लास्ट में करी है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जब हम आते हैं पेज नंबर 79 क्वेश्चन पे ना, नंबर 8 में और कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, क्वेश्चन नंबर 8 में कैसा था ना, वो आप गायत्री वाला या जी लिमिटेड वाले की बात कर रहे हो, राइट? हाँ गोमती पी हाँ लिमिटेड, गोमती वाले। हाँ तो उसमें क्या था ना, उसमें तो भैया इस साल की 2 ही तो इन्फॉर्मेशन थी, बाकी तो इस साल की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। उस क्वेश्चन में इस साल की 2 ही इन्फॉर्मेशन थी। एक तो उसमें इन्फॉर्मेशन ये वाली थी कि इस साल का डेप्रिसिएशन वाला, जी। और दूसरा जो था वो तुम्हारा जो लास्ट वाला पॉइंट था एक शायद करके, ठीक है, कि इस साल का डेप्रिसिएशन इतना अलाउ होगा। बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन पहले वाले ईयर में डिपॉजिट किया था उसके बारे में थी ना। तो मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ कंप्लीटली तो 33 AB की डिडक्शन के लिए देखो हमें इस करंट ईयर ईयर के, की डिडक्शन अगर है तो करंट ईयर के हाँ सब एडजस्टमेंट करने के बाद मिलेगी। ओके, सिंपल सी बात है। करंट ईयर हाँ प्रॉफिट निकालिए, करंट ईयर में लास्ट में 33 AB आपको लेना है। बट अगर मान लो पुराने साल का कुछ पैसा विड्रॉ करके और वायलेशन की बात आ रही है, तो वो तो बाद में आप कभी भी कर सकते हो ना, उसको क्या दिक्कत। पर जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ही 34 के अंदर ही जैसे इसमें भी पुराने साल की कुछ वायलेशन है लेकिन वो हमने पहले ही कंसिडर करी है बिफोर तो वो अलाउइंग द डिडक्शन। नहीं ना, 33 AB का डिडक्शन लेने के बाद करी होगी। सर एक बार आप चेक कर हाँ एक लीजिए। सेकंड, हाँ इसमें एक्चुअली, हाँ तो तुम्हारा जो बात है वो ये है, मतलब मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम ये बोलना चाहते हो कि सर इसमें जो रिपेयरिंग का खर्चा दिया है, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50 लाख, फॉर विच सम ऑफ 10 लाख वाज विथड्रॉ फ्रॉम द टी डेवलपमेंट मेंटेन विद नाबार्ड राइट। एंड लाइक एज पर इनकम। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका 10 लाख का खर्चा इस साल में, इस साल के खर्चे में नहीं आएगा, वायलेशन नहीं है ये। अच्छा ओके, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप नहीं ले सकते ना, अगर आप उसी में से विड्रॉ हाँ करके और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले रहे हो तो आप नहीं ले सकते। एक बार इसको एक बार ओके वापस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ओके ठीक है सर। उसके बाद एक पेज नंबर 125 सर पे सर यहाँ पे हाँ मुझे डाउट आया कि जैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तो अलाउड है ना सर, अगर हम उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करते तो। नहीं, बट पीएनएल में डेबिट किया है ना, हाँ, तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड, बट यू कैन नॉट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट ना। ओके अंडरस्टूड, एट द टाइम वन ले सकते हैं सर, बोथ एट द टाइम नहीं कर सकते हाँ राइट। सीधी सी आपने डिपॉजिट किया होगा तब डिडक्शन ले लिया था ना, तो अब उसको आप एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर तो सकते हो एज पर स्कीम, कोई दिक्कत नहीं। बट आप जो है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर तो सकते हो, बट कैसा होगा ना कि लाइक इट विल नॉट बी, क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हो बट इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल में नहीं ले सकते आप। राइट राइट, वो डबल डिडक्शन हो गया था, इसके लिए हाँ वन एक्सेप्ट हटा दिया हमने। यस यस यस, और बोलो फटाफट दूसरा। सर पेज नंबर 144 पे। 144 पे यस सर। चिराग तुम्हारी वॉइस सर क्रैक हो रही है। सर इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है कमीशन टू रिकवरी एजेंट। तो सर रिकवरी एजेंट बिजनेस का ही पार्ट मानता है? रिकवरी एजेंट में से उसमें सीक्रेट कमीशन माना है क्या उसको? नहीं सर, पॉइंट नंबर 10। 144 में, पेज नंबर 144। 114 सर, 114। अच्छा 114। अरे किसी की मम्मी डांट रही है, मम्मी पापा दोनों डांट रहे हैं और बच्चा मतलब कोई तो भी सुन रहा है। चलो 114 पे क्या था बेटा? सर ये कमीशन जो अलाउ कर रखा है रिकवरी एजेंट को, तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर मान के अलाउ किया है या फिर है ना उस पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, इस वजह से अलाउ हुआ है? कमीशन ऑफ 1 लाख पेड टू द रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजिंग द डेट, द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड रेमिटेड एज पर चैप्टर 17 बी, उस पे टीडीएस काटा और टीडीएस काट के जमा करा दिया करके, ठीक है। तो कमीशन जो आपका रिकवरी एजेंट का कमीशन है, इन्होंने इसको जो है वो कमीशन टू रिकवरी एजेंट है वो अलाउ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन ऑफ 1 लाख पेड टू रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट इज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 30। ये तुम्हारा कोई पुराना कोई केस लो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सिंस द सेम हैज बीन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसको ऐसा नॉर्मल, इसको कोई ऐसा कोई सीक्रेट कमीशन या गुंडों को पैसा दिया वैसा नहीं मान रहे करके, ठीक है। अगर आप कोई गुंडों को वगैरह पैसा देते हो तो वो इनलीगल एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो अलाउ नहीं होता। बट यहाँ पे गुंडों को वगैरह पैसा नहीं दिया ना, तो जब आपने गुंडों को पैसा नहीं दिया तो उस पर्टिकुलर केस में ये अलाउ हो जाएगा। इट इज नॉट अ इलीगल एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर है और आपने टीडीएस भी काटा है और काट के गवर्नमेंट को जमा करा टीडीएस। ओके सर, क्लियर। हाँ पेज नंबर 117 क्वेश्चन 39 आंसर, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड के समझ नहीं आया पॉइंट, कॉस्ट कैसे ली है? 117 पे ना,
कौन सा एडजस्टमेंट है इसमें बेटा? Sir, capital gain, cost of land. ये 117 पे। Yes, sir. कैन यू टेल मी द एडजस्टमेंट नंबर? ये Sir, सर 118 पे है। additional point C. एडिशनल पॉइंट सी ना, या देखना, द लैंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द 70 लाख, 70 लाख सेल वैल्यू है। गाइडलाइंस वैल्यू जो है वो तुम्हारा 60 लाख है, तो इसका मतलब आपका एसडीवी कम है और सेल वैल्यू है वो 70 लाख है, तो आप 70 लाख ही लोगे। दिस लैंड वाज द ओनली अवेलेबल विद द लाइक कंपनी। अब एक बात बता, लैंड जो बेचा है वो 70 लाख में बेचा है, और आपको इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट और दे रखा है, और एडजस्टमेंट नंबर एडजस्टमेंट कौन सा वाला? 12 में देख क्या दे रखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज 20 लाख। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है वो आपका 20 लाख है। इसका मतलब कॉस्ट आपका 50 लाख रहा होगा। Yes, sir. हाँ, यस कॉस्ट आपका 50 लाख रहा होगा, तो यस 50 सर लाख दिया आपने इंडेक्सेशन कर लिया। अच्छा सर सर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11। क्या सर point सेम number? पॉइंट सर इसी 11 क्वेश्चन में 11th पॉइंट एंड 13th पॉइंट। हाँ हाँ 13th एग्जैक्टली। हाँ, 11 पॉइंट जो है वो ये बोलता है, द कंपनी ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयड 100 न्यू एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री व्हिच वाज 15% ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स एम्प्लॉयड ऑन द लास्ट डे। इसमें ना बेटा, इसमें क्या होता है कि एक बात बताओ, एक सेक्शन होती है 80JJAA की, ठीक है, और 80JJAA क्या होता है ये मैं आपको डिडक्शन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। डिडक्शन टॉपिक में 80JJAA इज द सेक्शन जहां पे सर जो हाँ, इस सेक्शन तो स्पेशली कोविड के टाइम पे आया था ना, अभी एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं कोई कोविड के टाइम पे नहीं आया है, सेक्शन पिछले 15 साल से है। तो ये सेक्शन 80JJAA ये बोलता है, 80JJAA बोलते हैं कि अगर आप न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो ना, तो उनको जितना सैलरी दोगे उस सैलरी का आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा 3 साल तक। 30% इस साल लीजिए, 30% जो आप अगले साल सैलरी दोगे उसमें ले लेना, 30% उसके अगले साल सैलरी में ले लेना करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें ये डिडक्शन मिलता है लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या क्या होती है? पहली कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो पहली कंडीशन ये होती है कि जो एसएससी है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन उसमें ये होती है कि जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। चौथी कंडीशन ये होती है उसको सैलरी कैश में पे नहीं करना। पांचवी कंडीशन उसमें ये होती है कि वो 240 डेज या उससे ज्यादा साल में काम करना चाहिए। और उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका अपेरल का बिजनेस है, या आपका लेदर का बिजनेस है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग और फुटवेयर का बिजनेस है, तो उसमें फिर 240 डेज की जगह 150 डेज हो जाता है। सो दिस इज वन सेक्शन 80JJAA। सो आई थिंक आप वो वाला एडजस्टमेंट एक बार जहां जहां 80JJAA का एडजस्टमेंट आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सेक्शन होने के बाद ही वो आपको समझ में आएगा। अभी जितना मैंने बताया उसके बेसिस पे आप 30% डिडक्शन ले लीजिएगा। सर एडिशन में होते हैं ना एक्चुअल पेज नंबर एक्सपेंस 90 पे क्या हुआ? सर पेज नंबर 125। सर पेज सेम नंबर क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 39 का सर पॉइंट नंबर 7 में सर जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकलने दिया सर, वो आंसर में मिसप्रिंट है क्या सर? वो 10/110 होगा तो आंसर में क्वेश्चन आपने नंबर 39 मेरी बात पेज सुनो नंबर 1। आपने वो वाला लेक्चर अटेंड किया था कि जिसमें मैंने आपको मास्टर क्वेश्चन कराया? हाँ 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 सर। पक्का, क्योंकि उसके पहले ही एडजस्टमेंट में आई थिंक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला मैंने क्लियर किया था। सर वो चल, मतलब मेरे को लग रहा है सर आंसर में सर मिसप्रिंट हुआ चलो है मैं इसलिए चेक मैं करता हूँ, बोल मैं रहा चेक करता हूँ। उससे पहले इनका जो इसी पॉइंट क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 13 को लेकर डाउट है कि प्रोविजन फॉर वारंटी इज मेड फॉर ऑल व्हीकल सोल्ड ऑन साइंटिफिक एंड रिलायबल बेसिस, replacement of some spares free of cost. The statistical data indicate that such warranty no customer is prepared to, without that warranty no customer is prepared to buy the vehicle. So guys, यहाँ पे क्या है ना, ये provision for warranty ऐसा है जिसमें आपका यू कैन से दैट द यहाँ पे रीजनेबल आपकी वो है, क्या बोलते हो उसको, मैंने बोला था प्रोविजन आपको अलाउ होते हैं अगर मान लो रीजनेबल सर्टेनिटी। रीजनेबल सर्टिनिटी है, क्योंकि एक बात बताओ ये खर्चा होने ही वाला है और बिना वारंटी के कोई भी लेने को तैयार ही नहीं है, तो यहाँ पे खर्चे की रीजनेबल सर्टेनिटी है, तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ये अलाउ हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मंकर मैं तुम्हारा डाउट पहले ले लेता हूँ, बताओ कौन सा वाला, कौन से पेज पे? सेम क्वेश्चन पेज नंबर 117 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, जो पॉइंट नंबर 7 है सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालने वाला है, तो पॉइंट उसका नंबर 7 आंसर जो है, पॉइंट नंबर 7 है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 90 लाख है और 68 लाख है।
दे आर ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये दोनों ही Yes. आपके ओवर वैल्यूड है देन 10% से, दोनों को अंडर वैल्यूड कर वापस राइट वैल्यू पे ला लो। हाँ तो सर उसका आंसर में सर शायद मिसप्रिंट है सर, मतलब 10/110। सर अमाउंट राइट है, वो ब्रैकेट में वर्किंग में सिर्फ मिस्टेक है, और 10/1110 होना चाहिए था हाँ डायरेक्ट। दैट इज पॉसिबल कि यहाँ अमाउंट पे हाँ अमाउंट वाज राइट, सिर्फ इसमें गलती ये हुई है कि वो जो ब्रैकेट में 10/100 है ना, उसको 10/1110 करना चाहिए, और या दैट इज मिस्टेक। और सर इसको आप अलग अलग करके निकालोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा। कैसे आप अलग अलग करके कर सकते हो? आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अलग करो, क्लोजिंग स्टॉक का अलग करो, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे नेट इफेक्ट लिया हुआ है। सर इसी क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे रखा है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि है ना दिस डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूसिव ऑफ हेलो हाँ, दिस डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूसिव ऑफ। सर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर जो मास्टर क्वेश्चन किया था उसके अंदर तो लिखा हुआ था कि वो एक्सक्लूसिव है, तो फिर अपन को हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा क्या कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपन ने कंसिडर नहीं किया है? Profit of 3 lakh for being the contract entered into meting out the loss in foreign currency payment towards the import machinery purchased from Germany 90 lakh which was installed on 12। तो इसमें डेप्रिसिएशन कितने पे कैलकुलेट किया? कुछ नहीं किया है ना। वो सर कॉस्ट जैसे मास्टर क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही पॉइंट लिखा हुआ था, और हाँ जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था तो उसमें तो लिखा हुआ था कि दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ पॉइंट नंबर दिस एंड दिस, तो इस वाले एग्जैक्टली क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि है ना ये एक्सक्लूसिव ही है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि इसको हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला ये डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लिया, राइट? ऐसा बोल रही हो तुम? यस सर। यस, फिर वैसा ही अपन मानेंगे कि आपने नहीं लिया होगा, क्योंकि आपने पीएनडल के डेबिट में सीधा जो डाला है वो ये डाला है, बट इसको ये देना चाहिए था जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है, वहां पे ये लिखना चाहिए था कि अदर देन इंपोर्टेड मशीनरी, ये लिखना चाहिए था। ओके थैंक यू यस, सर। थैंक यू बेटा। सर एक सर बार पेज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 125 नंबर का 40 क्या? 1 क्वेश्चन नंबर 40 125 पे। ये इशिका एक बार बोलो, फिर विशाल बोलो। इशिका बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 121 121 क्या दिक्कत है उसमें? द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में लिखा हुआ है द फर्म हैड टेकन अ लीज एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग इट्स बिजनेस। Due to old age of building, it was demolished and new building put up, which was used by firm from September 2023. The cost of new building at 10 lakh was written off as revenue expenditure. The lesser permitted the firm to have an extension of the lease by another 20 years. तो ये तो आपने पूरी बिल्डिंग बनाई है ना बेटा, तो बिल्डिंग बनाई है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा ना, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। तो सर ये इस पे जो है का कोई इफेक्ट होगा? डेप्रीशिएशन इस पे मिलना चाहिए, डेप्रीशिएशन इस पे मिलना चाहिए, बिकॉज 20 लाख जो है वो आपका बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग आपने पुट टू यूज कौन सी डेट को की है? सितंबर की डेट, अच्छा सितंबर में की है, तो उस पे आपको डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। यस, डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। इन्होंने नहीं लिया क्या इस पे डेप्रीशिएशन? सर लिया है 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। डेप्रीशिएशन आप देखो, जो लेस में आप देखोगे 6th एडजस्टमेंट कि डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1962 ऑन द बिल्डिंग इज 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो यहाँ पे आपको लिया है डेप्रीशिएशन, मिला है बेटा। सर सेम क्वेश्चन में 5th पॉइंट। सेम क्वेश्चन में 5th पॉइंट सेम सर फिफ्थ पॉइंट बोलता है लेसर इंटरेस्ट। को अलाउड होता है ना डेप्रिसिएशन, लेसी को तो अलाउड नहीं होता नहीं, बट ये तो depreciation। डीम्ड बिल्डिंग है ना। डीम्ड बिल्डिंग अगर आपने, मैंने बोला था ना, मैंने कोई घर पे, मैंने मेरा स्टूडियो भाड़े पे ले रखा है और मैंने उसमें दीवारें बना दी, तो वो मैंने बोला था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर टेनेंट करता है तो वो डीम्ड बिल्डिंग मान के उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं ना, ऐसा बताया था ना। यस सर। एंड सर इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट 2। अच्छा, पहले मेरे को 5वां पॉइंट बताने दो। इंटरेस्ट अमाउंटिंग 25 पेड टू द एक्स एज अ कर्ता ऑफ एचयूएफ एट द रेट 18% पर एनम। अलाउड होगा सर। अलाउड है ना रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हाँ, में। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे उसको अगर पे किया है सर तो वो ये पार्टनर भी तो है, नहीं, बट वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है ना। बट एचयूएफ एक्स पार्टनर भी तो है सर। इंटरेस्ट एचयूएफ 40B इज नॉट एप्लीकेबल ना। 40B, यहाँ मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है ये पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है क्या? पहली चीज तो यस सर। हाँ, पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है ये, और ये जब पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है और इंटरेस्ट अमाउंटेड 25,000 पेड टू द एक्स एज अ कर्ता ऑफ एचयूएफ, मतलब इसको जो पे किया है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे किया है ना।
तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे किया और वो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है तो वो अलाउ हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? आई थिंक ये सेम क्वेश्चन मैंने पार्टनरशिप फॉर्म में दिया है क्या? सेम क्या अलग है? थोड़ा शायद अलग है, एक है ऐसा। हाँ, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब ये अलाउ हो जाएगा, पूरा अलाउ। यहाँ पे वो सेक्शन 40B का लिमिट 12% नहीं लगेगा, इट इज टोटली अलाउड। सर इसका पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 41 का पॉइंट नंबर 150। अच्छा, एक बोलो पहले, ये Xiaomi M पॉइंट 2 किसका? सेम क्वेश्चन एडिशनल पॉइंट 2 सेम क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट 2 करके, ठीक है। देखिए, the firm has made investment of 23 lakh and 12 lakh on the construction of 2 warehouses, excluding cost of land, इसमें नहीं ले रखा, in the rural area for the purpose of storage of agriculture produce and edible oil respectively. These were made available to use from the so and so date. The profit from the setting of this warehouse before claiming deduction 35 AD and 32 is so and so. So यहाँ पे तो बेटा जो आपका storage of the warehousing for the storage of the food grain वाला जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस पे 35 AD का डिडक्शन मिलेगा और बाकी वाले पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसमें क्या डाउट आया? ऐसा तो सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले किया था ना। सर सेम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4। नहीं, बट जिसको इसमें डाउट आया उसका तो डाउट सुनने दो, क्या डाउट आया इसमें कि 23 लाख है, उस पे आपको 35 AD मिलेगा, 100% डिडक्शन, 15 लाख माइनस 100% डिडक्शन, और जो लॉस होगा वो स्पेसिफाइड, हाँ वो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप किसी से और से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। क्या दिक्कत था उसमें? सर इसमें प्रॉफिट का ट्रीटमेंट दोनों का लॉस हुआ ना पहले वाले में, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ? पहले वाले में लॉस हुआ और दूसरे वाले में डेप्रिसिएशन ले लो, तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लिया तो दूसरे वाले में प्रॉफिट हुआ, बट पहले वाले में तो लॉस हुआ ना बेटा। और जो लॉस होगा स्पेसिफाइड बिजनेस का वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो देख, पहले वाले का लॉस है और लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया आगे करके, ठीक है, और उसको अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और दूसरे वाले का तो डेप्रिसिएशन। इसमें कोई ये बड़ा पॉइंट था नहीं शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, बट एक बार आप वापस देखिए इसको। हाँ बोलो सर, पेज नंबर 114 में एडिशनल फॉर्मेशन पे 4 पॉइंट्स में सर डाउट सेम क्वेश्चन, हेलो। हाँ, सेम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में डाउट है किसी को, ठीक है। यस सर। A free year ticket was provided by supplier for reaching a certain volume of purchase during the financial year. The same is not credited to profit and loss account because it was encashed by the firm for the 2 lakh in the April 2024. इन्होंने बोला कि आपको एक बेनिफिट मिला और वो बेनिफिट आपको मिला अपने बिजनेस की वजह से, और वो फ्री टिकट है वो आपको अभी मिल गई, लेकिन उसको आपने P&L के क्रेडिट में डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसको एनकैश कराया है आपने, अगले साल कराया है। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो और हर कोई अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है, तो ये इनकम तो इसी साल की बननी चाहिए ना। ये जो इनकम है, ये पर्टिकुलर इनकम, एक सेकेंड, हाँ कैश और इन काइंड हो तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो वाला नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, टैक्सेबल, हाँ तो ये टैक्सेबल हो गया ना, 2 लाख को टैक्सेबल किया है ना, 2 लाख को टैक्सेबल किया है ना। हाँ परक्विजिट रेट होगा एंड बिजनेस परक्विजिट एंड इट विल बी टैक्सेबल एज PGBP इनकम ना। सर इन कैश तो बाद में हुआ है ना, ईयर एंड के बाद। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, व्हेन यू फॉलो द अक्रूवल सिस्टम। तो अगर कोई इनकम अक्रू हो जाती है आपको, अगर कोई बिजनेस में मान लो फ्री टिकट मिल गया, तो जब आपको मिल गया तब आपको वो अक्रू हो गया ना। एंड व्हेन यू फॉलो द अक्रूवल सिस्टम, तो इन द ईयर इन विच इट इज आपको रिसीव्ड हो गया कोई चीज, तो वो आपको इनकम बन गई ना, भले आपने उसको एनकैश बाद में कराया, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर एक डाउट था। सर पेज नंबर 125 सेम क्वेश्चन पेज 124 हाँ, पेज same नंबर question। 1 पेज नंबर 125 हेलो। हाँ सर सेम क्वेश्चन पॉइंट नंबर जो 7 है ना, उसमें हाँ लॉस इनकर्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स विदाउट डिलीवरी ऑफ, स्पेकुलेटिव लॉस है ना। हाँ सर, अगर उसमें सर मुझको वर्डिंग ऐसा यूज करते ऑप्शन या फ्यूचर्स, तो फिर सर हाँ, ट्रीटमेंट तो नॉर्मल डिफरेंट हो बिजनेस जाएगा लॉस होता, नॉर्मल बिजनेस लॉस होता। अगर वहां पे फ्यूचर या ऑप्शन या डेरिवेटिव वर्ड यूज होता, तो वो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस लॉस होता। यस सर एक डाउट था। सेम क्वेश्चन। हाँ सर है ना, हम जब भी एक अपने फर्म में पास पार्टनर अरियर्स ऑफ
सर अपने पास जब भी अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और जो अपन इंस्टॉलमेंट पे करते हैं सिर्फ वो अमाउंट डिडक्ट होता है। सर ये Yes. वाला पॉइंट जब भी होता है तब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा होता है, इसलिए अपन जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो माइनस कर देते हैं। पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो फिर उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसके आंसर पे? शेड्यूल बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स अ टर्म लोन, बट इसमें दे रखा है ना कि भाई इसमें आपने कितना पीएनएल के डेबिट में डाला है, वो दे रखा है क्या? सर ऐसा अलग से तो नहीं बता रखा है कि इन्होंने पीएनएल में कितना डाल रखा है, तो मुझे और ये सर, इस पूछना था क्वेश्चन कि में डेबिट given क्रेडिट है। में अगर लिखा हुआ है तो फिर कौन सा अमाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अमाउंट क्रेडिट ऑलरेडी हो रखा है? क्रेडिट तो कुछ होगा ही नहीं, जब इंटरेस्ट के खर्चे की बात आएगी तो क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं होगा ना, जो भी हुआ होगा वो डेबिट ही हुआ होगा। सर इस पॉइंट की लास्ट लाइन में गिवन है कि वो फंड के उसमें से बैलेंस शीट में से माइनस हुआ है, जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं यस सर, वो लास्ट पीएनएल में चार्ज नहीं हुआ। The schedule bank sanction and disbursed the term loan in the 2021 for the 50 lakh. Interest of 10 lakh was in arrear. The bank has converted the arrear interest into the new loan repayable in the 10 equal installment. During the year, company has paid 2 installment. The amount so paid has been reduced from the funded interest in the balance sheet. उन्होंने बैलेंस शीट में से लेस किया है ना, तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो लेस करने को मिलेगा ना। सर इसके क्वेश्चन में नोट क्लियर सर जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो पर्टिकुलर उसी बिजनेस से अब इसका सेटल होगा सृष्टि मेरी बात या सुनो, उसके अलग बारे में से? पूरा अच्छे से नोट भी तो नीचे दे रखा है, नोट पढ़ा तुमने? सिंस द क्वेश्चन स्पेसिफाई द नेट प्रॉफिट वाज, सर मुझे वो समझ में नहीं आया था इसलिए इसको क्लियर। वो नोट समझा ही नहीं तूने? यस सर। इसमें नहीं नोट भी दे रखा है, एक बार तू चेक कर, नोट भी दे रखा है। अच्छा अभी है ना, सर सृष्टि को क्वेश्चन छोड़ के दूसरे लोग 41 डाउट प्लीज। पूछेंगे। हाँ क्वेश्चन 41 पेज नंबर 125। एडिशनल Question number Page number 41, भाई page आप 6 लोग साथ में 124. पूछोगे, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो करके, ठीक है? सर पेज सर, नंबर 125 पे। पेज नंबर सर 125 पे क्वेश्चन नंबर Page 41 में 41 में। प्लीज 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 एक बार प्लीज वन बाय वन प्लीज, आप ऐसा करोगे क्वेश्चन मेरे नंबर को समझ- 41 में सर। हाँ पेज नंबर 125 पे क्या डाउट है? सर वो जो Additional थर्ड वाला information में पॉइंट है, third सैलरी point। वाला। वो छोड़ दो। The नहीं, उसमें same सर डाउट question ये है point कि five. नहीं जो सर, उसमें कुछ बेरर चेक बेरर वाला चेक से पॉइंट है। सैलरी पे किया है। हाँ इसमें ना एक मैं तुझे बताऊं, एक चीज बताऊं मैं तुझे। हाँ इसमें ना एक चीज है कि ये जो बेयरर चेक से पेमेंट किया इसमें करके, ठीक है, वो डिसअलाउड भी तो होना चाहिए था 48 हाँ 3 जी, में। हाँ हाँ ये जी। पॉइंट है ना सब लोगों का, तो ये डिसअलाउड होना चाहिए था उस टाइम, है ना, इंस्टीट्यूट में किया नहीं, बट उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया बाद में और उसमें डिसअलाउड कर दिया। एक और क्वेश्चन अभी दिया कुछ टाइम पहले, उसमें डिसअलाउड किया। वो क्वेश्चन मैंने लिया है टॉपिक नंबर 1115 बीएबी, जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें वो क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें डिसअलाउड किया है। तो इसमें ना गलती है ये। उनका कहना ये है कि सर मतलब हम ये मैंने पूछा भी, ये इस पॉइंट पे मैंने इंस्टीट्यूट को मेल भी किया था कि आपने यहाँ डिसअलाउड क्यों नहीं किया, जो कैश में पेमेंट किया वो करना चाहिए ना डिसअलाउड। तो वो बोलते हैं कि हम ये मानते हैं ना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं जो दे रखा उसका इंपैक्ट नहीं दिया। अरे तो मैंने कहा इंपैक्ट नहीं दिया इसीलिए तो डिसअलाउड करना है भाई, आपने पीएनएल के डेबिट में इंपैक्ट नहीं दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, तो वो डिसअलाउड होना चाहिए। तो इन्होंने अभी किया है, बट दिस वाज द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। जब ये एग्जाम में आया था तो मई 2019 का पेपर में आया था, और उसमें ये मिस्टेक थी, और इस मिस्टेक को इन्होंने बाद में रेक्टिफाई किया है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, आप चाहिए तो यहाँ पे कहीं पे लिख लो कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉट एवर सैलरी पेड इन कैश और बेयरर चेक इट हैज टू बी डिसअलाउड ड्यू टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 3। तो पेज नंबर 114 में सर इसी पेज क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5। इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5 पेमेंट ऑफ 30 लाख वाला। यस सर। Payment of 30 lakh to A&M company, a subcontractor, for processing raw leather without deduction of tax is debited to statement of profit and loss account. This amount includes the 30 lakh for the purchase of chemicals and 10 lakh towards the labor charge. इसमें क्या होता है ना, I think 20 lakh पूरा अलाउ किया होगा, 10 lakh में से 30% डिसअलाउड किया, राइट? यस सर, ये मानते हुए कि लेबर पे सिर्फ टीडीएस अट्रैक्ट हो रहा है। लेबर पे ही कटता है। इसमें क्या होता है ना, जब जॉब वर्क होता है ऑफिस में, अगर आपने देखा होगा तो जो जॉब वर्क का बिल आता है, ये मैं आपको 194C में पढ़ाने वाला हूँ इन द टॉपिक ऑफ द टीडीएस टीसीएस। तो उसमें अगर आपको पता रहेगा, अगर लेबर जॉब का जो भी बिल होता है जॉब वर्क का, उसमें क्या होता है ना कि जो आपका कंपोनेंट रहता है टुवर्ड्स द, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल, उस पे टीडीएस नहीं कटता। अगर बिल में अलग से बता रखा है कि मटेरियल का कंपोनेंट है तो उस पे टीडीएस नहीं कटता, बाकी पे टीडीएस कटता है। तो लेबर वाले पे टीडीएस कटेगा, मटेरियल पे टीडीएस काटना ही नहीं है, तो जब काटना ही नहीं है तो नहीं काटा, तो कोई बात नहीं उसमें। Sir, I have one general page number 114. अनुराग, I have one general doubt. In case we do not deduct TDS on advance payment,
What will be the consequences, sir? एडवांस पेमेंट पे आपने देखो, एडवांस पेमेंट आपने किया है तो वो आप खर्चा भी क्लेम अभी तो नहीं कर सकते आप। बट सर एक्सपेंस तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होएगा, अभी तो जस्ट पेमेंट हुआ है। हाँ तो नेक्स्ट ईयर में आप जब आप बिल रिकॉर्ड करोगे तब आपको 30% डिसअलाउड करना पड़ेगा। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम डिपॉजिट करवा दें एक्सपेंस पे टीडीएस, तो फिर तो कुछ भी नहीं अलाउ हो होएगा। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ हो जाएगा। जस्ट इंटरेस्ट का कॉन्सिक्वेंस आएगा कि हमने इंटरेस्ट मतलब हमने आपको इंटरेस्ट 2011 का जो इंटरेस्ट लगता है 1% या 1.5% वो आएगा, बाकी तो उसमें क्या आएगा। तो पेज डिसअलाउंस नंबर नहीं आएगा, डिसअलाउंस तभी आएगा ना जब आपने खर्चा क्लेम कर रहे हो। अगर आप खर्चा क्लेम कर रहे हो उस डेट तक अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो फिर डिसअलाउंस आएगा, अदरवाइज डिसअलाउंस नहीं आएगा। अनुराग ठीक और सर स्पेसिफाइड पेज बिजनेस नंबर में 114 में पेज नंबर 114 में एडिशनल फॉर्मेशन 4th पॉइंट में डाल दो। 114 में एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 4, 4 एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 4 या एक बात समझ, द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख एज सेल टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर से 7 लाख का सेल टैक्स कंपनी ने कलेक्ट किया एंड पेड द सेम, लाइक 7 लाख कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट, इसको पे भी कर दिया, ठीक है। However, on the appeal made, the High Court directed the sale tax department to refund the 3 lakh to the company. कंपनी को 3 लाख पे कर दिया, वापस आ गया। And the company in turn refunded 2 lakh to the customer from whom amount was collected and balance 1 lakh is still laying in the under the head current liability। तो भैया 1 लाख पे टैक्स लगेगा, 1 लाख पे टैक्स लगेगा। आप सिंपल सी चीज सोचो, आपने किसी से आपने पैसे लिए थे, वो 3 लाख रुपए लिए थे, सेल टैक्स था। अब वो 3 लाख में से आपने क्या किया, वो 3 लाख जो है, 3 लाख हमको अपने को रिफंड मिल गया और हमने कस्टमर से कलेक्ट कर रखा है। तो जब कस्टमर से कलेक्ट कर रखा है और हमको हमने वो पे भी कर दिया था, बट उसके बाद अपने को 3 लाख का रिफंड मिला, उसमें से 2 लाख ही हमने रिफंड किया है अपने कस्टमर को, तो 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज अवर इनकम ना। 1 लाख रुपीज विल बी ट्रीटेड एज अवर इनकम। ये 1 लाख हमारा इनकम माना जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा 41(1) में। एक केस लॉ बोलता है और वो बोलता है कि भाई इतने से आप धनवान हो गए ना यार, इतने पेमेंट से आप धनवान हो गए क्योंकि आप वापस आगे रिटर्न तो कर ही नहीं रहे हो, एंड इट इज अ ट्रेडिंग रिसिट ओनली। भाई सेल टैक्स है वो ट्रेडिंग रिसिट है, वो कोई कैपिटल रिसिट तो है नहीं, तो 41(1) लग जाएगा एंड इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। सर जब अगर कर्ता पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है, अगर कर्ता पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो उसको 12% इंटरेस्ट अलाउ होता है ना सर। अगर देखो पार्टनर कौन सी कैपेसिटी पे, वो अगर रिप्रेजेंटेटिव के लिए बना है तो 12% रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे बना है और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव पे मिल रहा है तो 12%, और अगर इंटरेस्ट है वो किसी अदर कैपेसिटी पे मिल रहा है, पर्सनल कैपेसिटी पे, फिर तो वो कितना भी इंटरेस्ट अलाउ होगा ना। मतलब कर्ता अगर पार्टनरशिप फर्म में खुद है तो उसको 18% से ऊपर अब 18% अलाउ हो सकता है, और कर्ता अरे खुद है राजा, पार्टनर। तू सिंपल सी चीज देखना, अगर कोई पर्सन है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दोनों ही अगर इंडिविजुअल है करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में 12% का लिमिट लगेगा। बट अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिल रहा है, तो पूरा अलाउ हो जाएगा, 18, 20, 25 कितना भी हो। और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है तो पूरा अलाउ हो जाएगा। सर पेज नंबर 121 में ना 5th पॉइंट है, उसमें ये तो कहीं लिखा नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है। अरे बट एक्स ऑफ द कर्ता ऑफ द एचयूएफ के लिए मिल रहा है, मतलब उसको एचयूएफ के लिए मिल रहा है ना सर। वो पार्टनर भी तो है फर्म में। अरे बट पार्टनर तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ना, पार्टनर में ऐसा कहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे। एक बात बता, दो चीजें होती है करके, ठीक है। एक होता है कि भाई तू किसी ऐसा दे रखा है कि तेरा नाम है राघव इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, तो तू तेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हुआ। अब कहीं पे ये दे रखा है कि इंटरेस्ट पेड टू राघव बीइंग द हस्बैंड ऑफ योर वाइफ, तो एक बात बता, बीइंग द हस्बैंड ऑफ योर वाइफ जब लिखा हुआ है तो बीइंग द हस्बैंड ऑफ योर वाइफ क्यों मिल रहा है तुझे, क्योंकि तू तेरी बीवी का हस्बैंड है और इसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पैसा वाइफ ने दिया था यहाँ पे। ठीक है सर। बाबू सर समझ ना। सेल्स टैक्स वाला पॉइंट में, सर सेल्स टैक्स पॉइंट में अगर 1 लाख रुपीज अपने लेटर ऑन दे देते हैं रिफंड हाँ कस्टमर तो को, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जाएगा। लेटर ऑन अगर आप दे देते हो तो इतना अलग हो जाएगा वापस। सर स्पेसिफाइड बिजनेस में पर्टिकुलर बिजनेसेस का लॉस सेट ऑफ होगा या अलग से भी कर सकते हैं कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है लाइक अलग होगा, 14 के 14 बिजनेस का कोई भी बिजनेस का लॉस उस 14 बिजनेस से अलग हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। ओके सर। सर जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे पेज नंबर 124 ये पे, लड़की बहुत पूछ रही है, कौन है? सॉरी सर पूछने दो।
सृष्टि, ओ भाई साहब, मैं वही सोचा, कोई नाम दिख नहीं रहा था, मैंने कहा हाँ सृष्टि बताओ। सर है ना, पेज 124 पे जो पॉइंट नंबर 4 है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट अगर लोन 1 अप्रैल को लिया है तो इंटरेस्ट पे तो 120 12 मंथ्स। पेज नंबर 124 पे 4, यस सर। 124 पे पॉइंट नंबर 4 है। उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट तो सर 12 मंथ्स के लिए होना चाहिए ना, अगर लोन 1 अप्रैल को लिया है। हाँ, पर है ना, आंसर में फिर 7/12 क्यों कर रहा है? मशीनरी पुट टू यूज कब की है? वो तो लिख नहीं रखा। क्या बात कर रही है? Oh. आर यू श्योर? 1/11/2023 एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट सेकंड में है उसमें ना, मेरी मेंशन्ड है। बात सुन बेटा सृष्टि, तू है ना सर, ढंग 1 से नहीं पढ़ नवंबर रही है क्वेश्चन, पता है तुझे? 1 नवंबर से यूज करो। तू बिल्कुल ही ढंग से नहीं पढ़ रही है क्वेश्चन को एक बार में। ये देख बेटा, इसमें दे रखा है एडिशनल पॉइंट, तो देखेगी ना तो एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, एक बार चेक करना, शायद दे रखा है। देखना ये पर लिखा है, सर, अच्छा इंक्लूसिव ऑफ हाँ, 30 लाख मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 1/11/2023 एंड पुट टू यूज। यस सर, यस सर, आई तो एम माय कैपिटलाइज होगा मिस्टेक। उससे पहले का और उसके बाद का P&L के डेबिट में अलग हो जाएगा बेटा। हाँ चलिए, अब एक काम करिए, मतलब और कोई सर एक दूसरे, कॉन्सेप्ट में एक डाउट सेकंड, सर कुछ लोगों ने क्वेश्चन हाथ ऊपर किए, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर सर किए, मैंने तो मेरी बात सुनो, हाँ जो हाथ ऊपर किए मैं उनसे सर बात टेस्ट करता का क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए ना। हाँ मेरी बात सुनो, अनीशा, सबसे पहले अनीशा, अनीशा बगारिया। इनका सर मैसेज आया है चैट बॉक्स में। यस सर, मैंने मैसेज किया है। मैसेज किया है, हाँ अनीशा, क्वेश्चन नंबर 27 का पेज नंबर 98 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 98, और पेज नंबर 98 पे जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 98 पे डाउट क्या है? पैसेंजर टू इंडिया को थे ना बेटा, सर एक बात पैसेंजर्स जो थे वो दिल्ली के थे, तो फिर तो टैक्सेबल होना चाहिए ना। कैसे, एक बात बता, कहाँ दिल्ली के थे? इसमें क्वेश्चन नंबर कौन से 27 की बात कर रही है? मतलब इंडिया पे आए ना। हाँ, तो 27 पे। आने से मतलब नहीं है, जाने से मतलब है। एक बात बता, अगर कोई पर्सन जो है वो कहाँ से एक बात बता, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं तुझे। अगर एक एयरलाइंस है जो चल रही है यूएसए से मुंबई आ रही है, उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं और उसका भाड़ा अगर बाहर मिला है और वो आ भी बाहर से रहे, तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। मैं बार बार बोल रहा था, पता है शिफ्ट कहाँ हुआ है, लोड कहाँ पे हुआ है, याद हाँ आया? हाँ और इस बार का जो टेस्ट पेपर नंबर 5 था, उसका पहला एमसीक्यू तो इसी पे बेस्ड था, यस सर। और उसमें तो हाँ बड़ा सर। क्लियरली मैंने बताया हाँ हुआ है उस एमसीक्यू में कि कहाँ से आप रवाना हुए और पैसा कहाँ मिला, कहाँ पे आप रवाना हुए और कहाँ पैसा मिला, ये 4 अलग अलग पार्ट में था। तो वो क्वेश्चन अगर तू देखेगी या मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेगी तो तुझे वापस समझ जाएगा उसका। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर हाँ सौरभ, हेलो सर। सौरभ गिडवानी। यस सर। सर हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। हमने टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हम्म उसके अंदर आपने 382 को सर आपने डिवाइड किया था, मतलब इनटू 4 लाख डिवाइड बाय 18.5 लाख जो किया था हमने, जो टोटल सैलरी थी, जो हमने 50,000 रुपए जो हाँ सैलरी पे लिया ना डिडक्शन। हाँ जी सर। तो सर हम उसको 3.5 लाख नहीं ले सकते, एम्प्लॉय को कम डिसलाउड होगा। नहीं, इसमें कैसा होता है 50,000 हम ना, इस पे परक्यूजेट इसमें ले मेरी लें। बात सुन, उसमें ना एवरेज रेट निकालते हैं, बहुत टीडीएस टॉपिक में लिखा हुआ है, एवरेज रेट निकालना पड़ता है। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं अपन, पता है क्या? नहीं, वो तू क्या बोल रहा है कि मतलब उसमें 3.5 4 लाख लाख की जगह, हाँ सर 4 लाख की जगह 3.5 लाख ले लें, 50 लाख 50,000 की जो हमें डिडक्शन मिलती है नहीं 16 नहीं, में वो अंडर नहीं सेक्शन होगा। 6। मेरी बात सुन सौरभ, क्या होता है ना, मेरी बात सुन, उसमें जो प्रोसीजर दे रखा है टीडीएस टॉपिक में, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं कि जो नेट टैक्स आता है डिवाइड बाय आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी, और मल्टीप्लाई पे फिर कर देते हैं कि भैया आपका नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट कितना है, वैसा करते हैं। तो जो बोल रहा है वो बोलने के लिए एकदम सही बोल रहा है तू, बट ऐसा करते नहीं है, ठीक है सर, ऐसा समझ गए। करते नहीं है। यश अग्रवाल। हेलो हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 129.7। क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 129। 129। हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ पेज नंबर 129 पे कौन सा वाला पॉइंट? पॉइंट नंबर 7 सर, इसमें डाउट ये है कि दोनों ऑल्टरनेट व्यूज दिए हुए हैं आंसर में, बट जैसे कि हम एग्जाम में फिर क्या करके हैं, जैसे इसमें तो हमने एड बैक नहीं करा ये 25 लाख रुपीस का सम एज पर द सोल्यूशन। तो एग्जाम के अंदर क्योंकि इसमें जैसे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एडवर्स रिमार्क दिया है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर,
तो टेक्निकली मतलब हमें ऐड बैक करके आना चाहिए था और उसके बाद में इसमें फिर कैसा होता है ना, इसमें कैसा ऑल्टरनेटिव है ना, व्यू देना चाहिए था। जब आईसीआई ने यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन मैंने लिए है, मैंने एज इट इज आईसीआई के मॉड्यूल से लिए है, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से लिए, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो फिर इसमें कैसा है ना कि जो इन्होंने जो ऑल्टरनेटिव व्यू दे रखा है, जो पहला व्यू दे रखा है, फिर अपन वो पहला व्यू ले लेंगे, ज्यादा बेटर है। ठीक है। उसमें तो जेन्युइन ले रखा है। हाँ, तो फिर जेन्युइन मान के और पहला व्यू ले लेंगे, बिकॉज इट्स लाइक बहुत बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, हो जाता है वगैरह, ऐसा होता है। तो बहुत बार कैसा होता है ना, ये अलाउ हो जाता है, अगर आप बाकी चीजें सेटिस्फाइड करते हो तो ये अलाउ हो जाता है। यश एंड सर इसी क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने ट्रैक्टर के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, बट ट्रैक्टर इज अ मोटर व्हीकल, तो वो डिसअलाउ होना चाहिए। बट दिस इज द विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ऐसा देखा ना, ट्रैक्टर यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। इसको एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि ट्रैक्टर इसमें मोटर व्हीकल में आएगा या नहीं आएगा। सेम विद क्योंकि जैसे हाँ, क्रेन। जैसे अपन ने एक तो वो पॉइंट क्लेरिफिकेशन था कि फोकलिफ्ट ट्रक होता है, हाँ वो तो नहीं आता करके, ठीक है, बिकॉज वो फैक्ट्री के इनसाइड यूज होता है। अब इन्होंने ये ट्रैक्टर को भी नहीं लिया है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि दिस विल कवर्ड इन द मोटर व्हीकल और नॉट। बट जैसे सर विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस लिखा हुआ है ना। नहीं, बट एज पर लॉ मोटर व्हीकल लिखा हुआ है कि व्हीकल्स एज पे पर एडिशनल लॉ ऐसा लिखा डेप्रिसिएशन हुआ नहीं है, है। रोड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। मेरी बात सुन, अगर लॉ की अगर बात करें ना अपन करके, ठीक है, तो हाँ लॉ हाँ में तो वर्ड यूज हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सर ये तो पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन वाली बात है, इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं, चाहिए। अगर मान ले, मेरी बात सुन ना, तो मेरी बात सुन, अभी वेबसाइट पे जाके एक बार, और हाँ इनकम टैक्स india.gov 32 का सबसेक्शन है ना, 32 का सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2A, एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़, तो उसमें देख एक बार रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है या मोटर व्हीकल लिखा हुआ है। जहां मेरे को लग रहा है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेना ना, कोई एक बार किसी के पास नेट हो, क्योंकि मैं अगर वापस जाऊंगा उस नेट पे तो मेरा ये नेट बंद हो जाएगा। ठीक है। एंड सर इसी क्वेश्चन के अंदर ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स पे हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लिया, एंड इसमें हमने कंप्यूटर पे ये, अगर ऑफिस में यूज हो रहा है तो नहीं लिया होगा, अदरवाइज ले सकते हैं। पर फैक्ट्री में इसमें यूज सर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ऑफिस में ही हमने यूज सेम कंप्यूटर क्वेश्चन। पे, हाँ हाँ, कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर पे आपने नहीं लिया है। हाँ, बट इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर यूज्ड है, एंड दिस कंपनी बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम जनरली यही अजम्पशन लेके चलते हैं ना कि मतलब लाइक एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए। एक सेकंड, मेरे कोई आया बाहर से। उल्टा हो गया, ट्रैक्टर पे लगा दिया, कंप्यूटर पे नहीं लगाया। हाँ एग्जैक्टली। ट्रैक्टर पर तो लग ही जाएगा। कंप्यूटर भी नॉर्मली तो ऑफिस में ही यूज होते हैं। ऐसा नहीं है यार, फैक्ट्री बिल्डिंग्स में भी यूज होते हैं। कंप्यूटर डिवाइड हो जाते हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड ऑफिस एरिया। चलो ये वाले पॉइंट में मैं जो है एक बार चेक कर लेता हूँ कंप्यूटर एंड एसेसरीज पे, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली दे नहीं रखा है कि लाइक ये फैक्ट्री में यूज हुआ है या नहीं। बाकी सबके लिए आई थिंक फैक्ट्री में दे रखा है, यूज हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है जहां तक मुझे पता है। प्लांट एंड मशीनरी पे लिया है एडिशनल। हाँ प्लांट एंड Yes, sir. मशीनरी पे लिया। लिया है सर। प्लांट एंड मशीनरी पे लिया है उन्होंने, सिर्फ इस पे नहीं लिया आपका, एक तो क्या बोलते हैं कंप्यूटर पे नहीं लिया, ओनली दैट इज द डाउट, राइट। एंड सर मैंने उस पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी चेक कर लिया, वहाँ पे मोटर व्हीकल लिखा हुआ है सर। मोटर व्हीकल लिखा है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं लिखा क्या। नहीं, ये मैंने पेस्ट कर दिया चैट बॉक्स में। ट्रक तो अलाउ नहीं होना चाहिए, ट्रक पे एडिशनल डेप्रिसिएशन। एनी मोटर लाइक डिडक्शन शैल बी, तूने पूरा एक पेस्ट कर 32(1)(2)(a) एक बार पेस्ट करना। अच्छा एक 2A का एक्सप्लेनेशन में पेस्ट करना। ये क्या किया तूने, ये मोटर कार दूसरा है, ये कोई पुराना है, ये अभी हट गया, अभी नहीं है ये सब। अच्छा ये रहा, एक सेकंड, इन केस ऑफ 2A पेस्ट ओके करना। सॉरी मेरे को सॉरी। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है जहां तक मुझे एक बार याद आ रहा है। यस सर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा है उसमें। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है ना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया चैट पे। सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस में तो स्ट्रेकर या प्रोक्लिक ट्रक हाँ ही यूज होते हैं, तो शायद ये हो जाएगा अलाउ। हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट आप देखिएगा ना, इसमें लिखा हुआ है किस किस पे नहीं मिलता करके, ठीक है।
तो नहीं मिलता में उसमें ऐसा लिखा हुआ पहला सेकंड हैंड पे नहीं मिलता, एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड आउटसाइड इंडिया वाला, या इंडिया में जहां से आपने पहले यूज किया हुआ है। दूसरा तीसरा पॉइंट जो है और एनी ऑफिस अप्लायंसेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। देख रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है, हाँ राइट। इसमें फिर क्या होगा ना, ट्रैक्टर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं आएगा। ट्रैक्टर will not be considered as road transport vehicle and if you are engaged in the manufacturing business तो you are eligible for this करके, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ यही है कि कंप्यूटर को फिर उन्होंने ये माना है कि it is not used in the factory, that is only one like you can say that जो अपन मान सकते हैं। 43D क्या है? 43DA को लेके क्या बार बार पूछ रही है क्या? 43DA तो आई थिंक वो वाला है ना कि एनपी अगर कोई हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट कब रिकॉग्नाइज करना है, वही। तो सर फिर एग्जाम के अंदर फिर हम ऑल्टरनेट व्यू देके कराएं कि इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जा सकता था, या मतलब फिर कैसे करें एग्जाम कंप्यूटर पे? हाँ कंप्यूटर पे दिया जा सकता था। अजम्पशन ले सकते हैं वहां पे कि इफ वी अज्यूम दैट दिस इज यूज्ड इन योर क्या बोलते हैं फैक्ट्री, तो उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है एंड आप एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पे आप ले सकते हैं। ठीक है। आंसर सेम ही क्वेश्चन के अंदर आईएसओ 43DA की सर्टिफिकेट बात को कर रही हो? अच्छा 43DA तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं ना, मैंने बोला है छोड़ने के लिए। 43DA नहीं पढ़ना था, मैंने बोला है छोड़ने के लिए। अच्छा क्या मैंने बोला है 43DA छोड़ दो, वो मैं आपको उसके साथ पढ़ाऊंगा। अच्छा यश अभी थोड़ा कम करेंगे डाउट। हिमालय, चलो ठीक है because बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिए। हिमालय सर हेलो सर, इसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जो है उसमें एडिशनल में 621 लाख अमाउंट कैसे आई? 621 कैसे? एक बार तू चेक करना कैसे है। मैं अभी तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन वाला पार्ट में इसका एक बार पूरा वापस चेक करूंगा, बट एक बार तू वापस चेक करना, तेरे को मिल जाएगा, ओके सर। एक बार मिल जाएगा। उस हाँ क्वेश्चन में उन्होंने जहाँ पे डाउट हो सकता है कि एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली दे रखा है हिंट्स, लाइक ट्रैक्टर के लिए कि वो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। अगर कंप्यूटर के लिए उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, तो वो हम अज्यूम करेंगे ना कि ये ऑफिस के हाँ, लिए, क्या ऑफिस में यूज ऑफिस हो रहा है? अप्लायंसेस एग्जैक्टली, तो है। राइट अगर राइट ऑफिस राइट। अप्लायंसेस है तो फिर कंप्यूटर ऑफिस में हो सकता है ना। पॉसिबल है कि आप उसको ऑफिस में यूज हो रहा है, ये अजम्पशन, बिकॉज हर जगह बाकी जगह उन्होंने फैक्ट्री में दे रखा है। कि तो बाकी जगह मैं एक ये बार दिया हुआ है कि ऑफिस में दिया हुआ है। तो भी मैं इसको एक बार देख लूंगा, मैं इसको है ना एक बार देख लूंगा, मैं इसको देख लूंगा कि कंप्यूटर वाले में एक बार मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देन आई विल गेट टू नो दैट कि एसएससी कर क्या रहा है, कैसा है, कैसे है, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। अभी मैं इस वाले पॉइंट को एक बार के लिए आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हिमालय बताइए अभी आप। सर क्वेश्चन नंबर 45 में एडजस्टमेंट नंबर 11। एडजस्टमेंट नंबर 11 इंटरेस्ट वाला ना? हाँ हाँ यस सर। ये तो मैंने करा है ना, अपना जो क्या बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन था उसमें एक एडजस्टमेंट था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग 685 एंड 565 थ्रू नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन एज कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। इसको आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में डाल रखा है, तो उसको आप हटा दीजिए करके, ठीक है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि एक बात बता, अपन जब एएस की बात करते हैं या इंडेस की बात करते हैं, आईसीडीएस की बात करते हैं, अगर वो मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन को कंप्लीट करता है तो ही उसको स्टॉक का पार्ट बनाएंगे। एंड इट इज नॉट लाइक वो मीटिंग ऑफ क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर यू कैन से दैट द लाइक कॉस्ट का कंपोनेंट, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको ओपनिंग स्टॉक से हटाना पड़ेगा 685, क्लोजिंग स्टॉक से 565। तो ओपनिंग स्टॉक से हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक से हटाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप डिफरेंस से सीधा प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए। ये मैंने कराया आपको वो वाले मास्टर क्वेश्चन में। सर इसी क्वेश्चन का एडजस्टमेंट एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3, कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ, इसमें क्या होता है ना, एक बात बताओ, एक सेक्शन 79 होती है, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है क्या? हाँ क्लोजली हेल्ड कंपनी, हाँ नॉट पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। एक बात बताओ, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार वापस बता रहा हूँ। एक सेक्शन होती है 79, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वो सेक्शन क्या बोलती है कि जिस ईयर में अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, जिस ईयर में लॉस होता है, उस ईयर के एंड में जितने शेयर होल्डर थे और जिस ईयर में लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं, उस ईयर के एंड में जितने शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर है वो सेम होने चाहिए, तभी उस लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए 51% शेयर होल्डर सेम है तो लॉसेस को सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अमर बताइए।
सर एक क्वेश्चन नंबर 44 का एडिशनल के अंदर है ना, एफ 5th नंबर का पॉइंट है आईएसओ सर्टिफिकेट वाला। हाँ तो सर उसको इंटेंजिबल असेट ही तो लेंगे ना, आईएसओ सर्टिफिकेट जो लाइसेंस वगैरह होगा उसके अंदर ही। इन्होंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है ना, इसमें क्लेरिफिकेशन है आईएसओ को। एक सेकंड। तो आ गई अभी। हाँ सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है क्वेश्चन में। एक केस लॉ के बेसिस पे माना है कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का एक केस लॉ है कर्नाटका का करके, ठीक है। और उसमें बोला एक्सपेंडिचर टुवर्ड ग्रांट ऑफ आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंस इट डज नॉट क्रिएट एन असेट फॉर द एंड्योरिंग नेचर। Accordingly, the expenditure toward the granting of ISO 9001 is revenue expenditure, और आप इसको सीधा P&L के डेबिट में डाल सकते हो। तो एक चीज ये आप एक ध्यान रख लो, एक केस लॉ था पुराना इन्फोसिस टेक्नोलॉजी कर्नाटका हाईकोर्ट का, और उन्होंने बोला था कि जो आईएसओ लेने का खर्चा है उसमें कोई ऐसा कोई असेट नहीं बनता है ना। आपके पास असेट नहीं बना, नो डाउट आपको एक वो सर्टिफिकेट मिल गया, बट देयर इज नॉट अ असेट जिसका कोई आपको मतलब जिसको कैपिटलाइज कर सको, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के अलाउ कर दिया था। चलिए उसके अमर 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 तुमने हाथ ऊपर कर रखा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तुम बोल ही नहीं रहे हो। अमर। नहीं सॉरी सर, सर मेरा डाउट ये था कि हमने 44 एडी में दिखाया था लास्ट 2 इयर्स में, उसके बाद हमने 44 एडी से ऑप्ट आउट कर दिया था बिकॉज हमारा प्रॉफिट बिलो था, तो हमने उसका ऑडिट भी कर दिया था। एडी या एडी? एडी एडी एडी। फिर हमने मतलब बिजनेस वाला। हाँ, हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम था, फिर भी हमने ऑप्ट आउट कर दिया बिकॉज हमको ऑडिट करना था, प्रॉफिट 8% या 6% से कम था। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर हमारा टर्नओवर भी 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया, एंड हमारा हमने ऑडिट भी नहीं किया बिकॉज हमारा जो 5% का क्राइटेरिया है टर्नओवर उसका कैश रिसीव का और कैश पेमेंट का, वो भी मिट आउट हुआ था। इस केस हम ऑडिट में नेक्स्ट ईयर नहीं गए और प्रॉफिट हमने 8% से कम दिखाया, तो चलेगा उस केस में? चलेगा चलेगा। इसमें कैसा है ना, मेरी बात सुना, ये है ना बहुत ही मार्केट में वाहियात सी चीज चल रही है। अब कैसा होना, अगर मान लो मेरा टर्नओवर 8 करोड़ है, 8 करोड़, ठीक है, और 8 करोड़ है और मैं 4% प्रॉफिट बता रहा हूँ, और मेरा वो 5% का लिमिट सेटिस्फाइड होता है, तो मेरे को ऑडिट नहीं करानी, ठीक है। बट वही समझ, अगर मेरा 2 करोड़ से कम है और मैं 4% 5% बता रहा हूँ और मेरा 5% का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बोलते हैं मुझे ऑडिट करानी है। ये मार्केट में एक बहुत गंदी सी चीज चल रही है, बट ये चीज है आज की डेट में। तो सर मैं नेक्स्ट ईयर में, अभी मैंने यहाँ पे ऑडिट नहीं कराया और मैंने अपना नॉर्मल रिटर्न भी फाइल किया बिकॉज मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया, तो सर मैं नेक्स्ट ईयर वापस से 44 एडी में आ सकता हूँ क्या? बिकॉज लिमिट तो 3 करोड़ हो जाएगा ना। यस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा उसके बाद आयुषी। सर 2 छोटे से डाउट थे, एक पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 36। 110 पे पेज नंबर 36। पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन 36। 110 पे पेज नंबर 36 कौन सा पॉइंट? सर उसमें पॉइंट डी में मेरे को डिविडेंड मैंने कितना रिसीव किया है वो है, एंड परसेंटेज होल्डिंग दे रखा है। तो काफी क्वेश्चन में मैंने नोटिस किया कि जहाँ पे डिविडेंड दिया ना, ये परसेंटेज होल्डिंग मेंशन किया, तो उसका कुछ रेलेवेंस है क्या? एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक्चुअली जो पहले क्या होता था, मैं तुझे इसके बारे में बताता चाहूंगा जरूर, कि पहले क्या होता था पता है तुझे, कि फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता था ना, वो टैक्सेबल होता था 15% की रेट से, अगर आपका फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग है। ये पहले लाया था जब पी चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो पी चिदम्बरम जी ने क्या किया था ना, पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फॉरेन में सब्सिडियां बना रहे थे और उनसे पैसा ला ही नहीं रहे थे, उनसे पैसा वो निकलवा ही नहीं रहे थे, मतलब वो डिविडेंड दिलवाते ही नहीं थे। तो पी चिदम्बरम जी ने सोचा कि यार इंडिया में पैसा आ तो नहीं रहा है, तो इंडिया में कैसे पैसे को लाया जाए। तो पैसे को लाने के लिए फिर इन्होंने क्या किया पता है तुझे, कि ये सेक्शन डाली थी, एक 115 BBD हुआ करती थी, अगर तुझे सेक्शन नंबर बोलना चाहो तो 115 BBD, जो अभी नहीं है करके, ठीक है। उसमें क्या था ना, कि अगर फॉरेन कंपनी में आपका 26% और मोर का शेयर होल्डिंग है और उससे अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है, तो दैट वाज टैक्सेबल ओनली एट द रेट 15%। तो इसके लिए यहाँ पे ये दे रखा है, जहां जहां ये दे रखा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूट में, और उस टाइम पे वो प्रोविजन लगता था, तो इसके लिए ये दे रखा है सर। और ओके सर, अंडरस्टूड सर। और एक और वो क्वेश्चन नंबर 44 में आई थिंक सो किसी ने डाउट पूछा था, वो परचेज ऑफ कोल का जो ऑडिट ऑल्टरनेटिव रिमार्क है। हाँ सर, वो एक बार प्लीज आप वापस एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ में। मेरे को भी याद नहीं मैंने क्या बोला था करके, ठीक है, बट मैंने ये बोला था कि ऑल्टरनेटिव व्यू में से जो पहला वाला व्यू है वो आप ले सकते हैं,
उसमें बिल नहीं मिल रहा था ना, उसमें क्या था कि बिल जो है वो बिल खो गया था, ऐसा कुछ केस था शायद। तो बिल सर खो गया, जेन्युइन जनरली एक्सपेंसेस मान के और आप उसको डिडक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट सर हाँ, क्या जनरली भी मेरे को कोई एक्सपेंस का अलाउंस चाहिए जब मैं कंप्यूटेशन कर रही हूँ, तो मुझे इनवॉइस एज सच नहीं सबमिट करना पड़ता जब तक कोई असेसमेंट ओपन नहीं होना। हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं तो क्या होगा ना, फिर तो आप कुछ भी खर्चे ले लोगे बिना इनवॉइस के, वो भी तो एक गलत मतलब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप ये बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो कोई मतलब क्या बोलते हैं खर्चा है ही नहीं, और आप खर्चा ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या होता है ना, इनवॉइस इज मैंडेटरी। नॉर्मली इन द असेसमेंट इनवॉइस इज मैंडेटरी अगर मंगाया जाता है तो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इनवॉइस नहीं होते, अपने पास आते ही नहीं। अब मैं बताऊं, मैं फ्लाइट के इनवॉइस और ये क्या बोलते हैं तुझे, मैंने आज तक फ्लाइट के और ये जो पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल का हर बार गाड़ी में भरवाते 4-5 हजार का इनवॉइस होता है, आज तक कभी इनवॉइस नहीं लिया मैंने, और ना मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड है। बट कल उठ के नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर भी इन चीजों में मान जाते हैं। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक हाँ, यू। प्रियांशु। सर मेरा जनरल डाउट है, बैड डेट्स में अपन ने पढ़ा था कि अगर फर्म डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर रिकवर करता है तो मतलब नॉट रिकवर कर सकता है, टैक्सेबल नहीं होता है। टैक्सेबल। तो बट सर जैसे अगर फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद मान लो किसी बैड डेट रिकवर हुआ, तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, पार्टनर के हाथ में भी वो नहीं टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं 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 टैक्सेबल। मतलब गिफ्ट की तरह अपन उसको ट्रीट नहीं कर सकते? नहीं नहीं करेंगे गिफ्ट की तरह, जब तक अभी तक स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं हो तो उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे करके, ठीक है। और अब सर एक अभी क्या होता है ना, गिफ्ट के प्रोविजन काफी बाद में आए, गिफ्ट के प्रोविजन अभी आए 2009-10 में के बाद। तो इसको लेके अभी तक ऐसी कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि ये गिफ्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये बैड डेट्स का रिकवरी है, देन इट इज नॉट टैक्सेबल एज पर द कोर्ट जजमेंट। हाँ, ओके, एंड इनकम टैक्स में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि कुछ स्टेप भी लेना चाहिए जो बैड डेट्स होने के लिए, लाइक अपना नहीं लॉ में जो मेंशन है, तो ये तो नहीं प्लानिंग भी बन सकता है ना सर? अरे बट बैड डेट्स, एक बार बता मनीष, एक बार बैड डेट्स ऐसा नहीं होता है। जब तूने टैक्स ऑडिट किया क्या मनीष? मनीष सर मैं टैक्स ऑडिट मोस्टली किया? नो सर, मैं मोस्टली बैंकिंग फाइनेंस में काम करता हूँ। हाँ, और जिन लोगों ने टैक्स ऑडिट किया वो मेरे से अग्री करेंगे। आपको पता है बैड डेट्स में, अगर आपको बैड डेट्स क्लेम करना है और पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का बैड डेट्स है तो आपको उसका पैन नंबर देना पड़ता है। किन किन लोगों को पता है ये चीज? यस सर, यस। कितना लिमिट है? फॉर्म में भी डालना पड़ता है। फॉर्म में डालना पड़ता है, और लिमिट भी है। लिमिट भी है, आई थिंक 50,000 का लिमिट है। कितना है? 10,000 का लिमिट है। तो एक बात बता, मेरी बात सुन, जो मनीष क्वेश्चन पूछ रहा था, देख बैड डेट्स तू क्लेम करेगा ना, सीधा आगे वाले को पता चल जाएगा। और क्या होता है ना, तुम बैड डेट्स क्लेम करोगे तो आगे वाले के हाथ में 41(1) भी तो लगेगा। तो असेसिंग ऑफिसर उसको बोलेगा कि तेरे हाथ में 41(1) लगा, क्योंकि उस वाले ने, आगे वाले ने तुझे बैड डेट्स में डाल दिया है। ओके ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो ऐसा मतलब जो तू सोच रहा है ना कि अपन ऐसे ही लास्ट डे पे बैड डेट्स डाल देंगे, किसी के भी नाम डाल के, नहीं डाल सकते आप करके। क्योंकि क्या होगा ना, आगे वाले की इनकम मानी जाती है उतनी, और टैक्स ऑडिट में इसको पकड़ लिया जाता है। फिर ये अगर मान लो जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा 2 मिनट में आपको पकड़ लेंगे और आपकी बाद में हालत खराब हो जाएगी और सच में वो बैड डेट्स हो जाए। एक बात बता, समझ, तूने अगर मान ले तूने अगर मान लो ये बोला कि भाई बैड डेट्स हो गया करके, ठीक है, बीबी सर को तूने मेरे को बैड डेट्स में डाल दिया। बट मेरे को बैड डेट्स में डालने से क्या होगा ना, कि अगर वो सच में बैड डेट्स नहीं है तो मैं तो फिर मतलब क्या करूंगा, तुझे पैसा कभी नहीं दूंगा जिंदगी में, दूंगा ही नहीं जिंदगी में पैसा, क्योंकि मुझे पता चल गया तूने बैड डेट्स में डाल दिया, मैं क्यों पैसा दूं तुझे फिर। चल सर एक जनरल डाउट है। हाँ, सर एक जनरल डाउट है कि मतलब हमारे ऑफिस में क्या होता है कि अगर 1 करोड़ 80 lakhs अगर टर्नओवर है तो हम 44 AD मतलब है ना, अगर हम NTI उसकी अगर 2.5 लाख से कम भी है तब भी हम मतलब ऑडिट कर ऑडिट लेते ही हैं। करवा रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये बट आप मानते नहीं हुए कि वो कराओगे तो फर्स्ट भी पॉइंट चलते, पे आ रहा है। हाँ मतलब टैक्स ऑडिट वाले फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है, तू ये बोल रही है। हाँ, यस यस यस। देख, इसमें ये है एक मतलब कंफ्यूजन कि अगर मान लो आप 44 AD ले रहे हो और आपकी 44 AD के से कम इनकम बता रहे हो, और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो ऑडिट करानी है। अब आप क्या कर रहे हो यस ना, यस। कोई 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आप ऑडिट हाँ इसलिए करा रहे हो कि आप ये मान रहे हो कि वो 44 AD तो नहीं ले रहा है। तो फिर जो यस टैक्स ऑडिट की सेक्शन 44 AB है वो बोलती है 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले को ऑडिट करानी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली। आप उसको उस क्लॉज में फॉल करके और ऑडिट करा रहे हो। यस, आप उस क्लॉज में उसको फॉल करके ऑडिट करा रहे हो, और वो सही भी है। आप जो कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हैं। विशाल और आदित्य, आप बोलिए, लास्ट 2 हाथ सर खड़े मेरा किए। एक डाउट रह गया था। नहीं नहीं, एक बार जो लोगों ने बेचारों ने हाथ खड़ा किया कब से, उनसे तो बोलने दे। कितना बोलेगा तू यार। हाँ, विशाल एंड आदित्य। सर हाँ क्वेश्चन विशाल। नंबर जो 45 है, एमपी के फार्मा वाला, पेज नंबर 133 पे। ठीक है।
उसमें सर वो शेयर ब्रोकरेज पे किया है वो तो डिसअलाउ किया है, लेकिन एनसीएक्स का जो एमसीएक्स 120 है इसमें ना। मेरी बात सुन, मैं क्या बताऊंगा, मैं तुझे बताऊं, अच्छा वो पॉइंट मतलब मैंने बताया नहीं, मैं तुझे टीडीएस में बताऊंगा। एक चीज समझना, टीडीएस में क्या लिखा हुआ है ना, पता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है ना, उस पर टीडीएस नहीं कटता। किससे रिलेटेड? सिक्योरिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कमीशन है, उस पर टीडीएस नहीं काटना, तो वो वाला कमीशन अलाउ हो जाएगा, भले आपने टीडीएस नहीं काटा। लेकिन एमसीएक्स का ब्रोकर का अगर कोई भी है तो उस पर फिर टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन सर इनका तो ये बिजनेस ही नहीं है ना। वो शेयर इनका मार्केट वाला तो उन्होंने पूरा एक्सपेंस ही डिसअलाउ कर लिया क्योंकि बिजनेस ही नहीं है। लेकिन अरे एनसीएक्स वाले में नोट दे दिया है क्या नोट दिया है? कि ये हम दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि एनसीएक्स इन्होंने बिजनेस क्या के क्या लिए होता है ट्रेड ना, मेरी किया है। बात सुन, क्या होता है ना, एमसीएक्स में जब आप ट्रेड करते हो या डेरिवेटिव में जब आप काम करते हो तो नॉर्मली ये बिजनेस ही माना जाता है। ओके सर। नॉर्मली ये कैपिटल असेट नहीं मानी जाती, एमसीएक्स जो है वो बिजनेस ही माना जाता है। किसने पूछा कि अंडरराइटर कमीशन पे टीडीएस नहीं काटना? नहीं, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन अंडरराइटर कमीशन। 194H ऐसा मना करती है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कमीशन है ना, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। तो एनसीएक्स वाले में तो सर कटेगा ना वो तो टीडीएस एमसीएक्स के। वाले में कटेगा बिकॉज दैट नॉट द सिक्योरिटी। ओके ओके सर, ओके सर। आदित्य एंड श्रुति, दोनों में से कोई भी। सर पेज नंबर 129 क्वेश्चन 44। अच्छा, कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि सर टेस्ट का डिस्कशन आज होगा या नहीं, बिकॉज देख मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। टेस्ट का डिस्कशन में आई नीड एटलीस्ट 1 आवर, बिकॉज जो टेस्ट दिया था वो बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो वाला टेस्ट? हाँ सर, यस सर। काफी भाई साहब जो डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। मजा आ गया सर। जो एमसीक्यूज थे करके, ठीक है, एमसीक्यूज तो अलग ही लेवल पे थे ना। सर जो 2 फ्लैगशिप फर्म वाला था जिसमें इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन है, कौन सा क्या होगा कैसे होगा, दैट वाज लाइक बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ही खतरनाक वाला टेस्ट था, यू कैन से सर दैट। ये आपका सर सेल्फ मेड होता है क्या सर ये सब नहीं क्वेश्चन नहीं, ये सर? मेरा सेल्फ मेड नहीं है, ये आईसीआई का ही है करके, ठीक है। ये आईसीआई के ही कुछ, आईसीआई ने जो केस सिनेरियो दिए थे पहले, जो अभी ओल्ड सिलेबस में दिए थे, न्यू सिलेबस में ये लेके आएंगे या नहीं आएंगे आई डोंट नो। तो मैंने जो आईसीआई के जो केस सिनेरियोज है वो ही मैंने उठाए। कहीं कहीं मुझे लगा कि भाई इसको एडिशन करना चाहिए तो मैंने किया है, अदरवाइज मैंने एज इट इज दिया। और मैं क्या टॉपिक वाइज बांट के दे रहा हूँ, आईसीआई ने टॉपिक वाइज नहीं दिया था, आईसीआई ने एक साथ में दे दिया एक बुकलेट छोटी सी कि ये केस सिनेरियो कर लो। तो मैंने क्या किया कि लाइक आईसीआई मैं अब आपको टॉपिक वाइज देते जा रहा हूं। तो आप जो लास्ट में मुझे ये पूछने वाले हो ना कि सर आपने हमको एमसीक्यू तो कराया नहीं, आपके सब एमसीक्यू इसमें कवर हो जाएंगे। ये जितने जैसे जैसे अपने पास में अभी अपने पास में 8 वीक और है, आज के बाद अगर मैं बात करूं तो इस अपने बैच में 8 वीक और है, आपके पास 8 पेपर और आएंगे, ठीक है। और हो सकता है बीच में ज्यादा पेपर आ जाए। तो मैं बताऊं, जब आपके पास ये एमसीक्यूज वगैरह के पेपर आएंगे तो योर ऑल एमसीक्यूज आर कवर्ड। जितने भी आपके जो एमसीक्यूज है वो सब कवर हो जाएंगे क्लास में। आप बोलोगे कि हमारे एमसीक्यू बुकलेट सर आईसीआई वाली कवर नहीं हुई, सब हो रही है साथ साथ में। आप समझ लीजिए जितने केस सिनेरियो, अब जैसे 2 केस सिनेरियो अभी डाले इंस्टीट्यूट ने, 25 केस सिनेरियो दे रखे थे, उसमें से ये सब केस सिनेरियो आईसीआई वाले। मैं जैसे जैसे टॉपिक कराते जा रहा हूँ उसके साथ साथ में आपको ये चीजें देते जा रहा हूँ करके, ठीक है। चलिए, तो अपन जो बात कर रहे थे वो, अच्छा टेस्ट का डिस्कशन है ना, मैं आज शाम के वाले बैच में इंग्लिश वाले में लूंगा, तो मैं सोच रहा हूं उसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा। हाँ, इंग्लिश वाले में मैं टेस्ट का डिस्कशन ले लूंगा, तो मैं उसका वीडियो दे दूंगा। मैं नहीं चाहता ना फिर सर चलेगा। कल का लेक्चर अपन खराब करे, वो नहीं, मैं नहीं चाहता करके। ठीक है सर, ठीक है। लेक्चर Yes, कल अपन sir. बिजनेस ट्रस्ट पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अभी आप जो नई नई कॉन्सेप्ट्स है जो मार्केट में चल रही है बिजनेस ट्रस्ट वगैरह, उसके बारे में कल से अपन पढ़ना चालू करेंगे। बट ये अच्छा हुआ कि अपने को थोड़ा गैप भी मिल गया और आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो एक बड़ा सा एक सेगमेंट था जो अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें पीजीबीपी वगैरह। अब क्या आगे होगा ना, आगे छोटे छोटे टॉपिक है बट मार्क्स बहुत लेके आएंगे, और वो कनेक्टेड टॉपिक रहेंगे, उसमें बिजनेस भी रहेगा, उसमें कहीं कोई कैपिटल गेन का भी पॉइंट रहेगा, वैसी चीजें हैं वो अब आगे चलेगी। हाँ सर कल जन्माष्टमी का हॉलीडे नहीं होगा क्या? जन्माष्टमी कौन सी डेट को है? कल है सर। कल है सर, कल है। जन्माष्टमी का हॉलीडे चाहिए तुमको? यस कल सर। रहता है सर सुबह यस सर, जाना हमको चाहिए। कल सुबह एक के काम, टाइम पे सारा काम रहता है सर, इसलिए बस। मैं एक काम करता हूँ बेटा, सर कल का कल का लेक्चर लेक्चर रिकॉर्डेड दे दो सर। और रिकॉर्ड ओपन मोड में दे देता हूँ, ये मैं करा मैं लाइव ले लूंगा बट मैं आपको ओपन मोड में दे दूंगा, तो तुम शाम को देख लेना करके, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लीव हो गई है ना, तो अभी नहीं करेंगे ना, 4 लीव हो गया सर आज। ये सैटरडे क्लास रहेगा क्या सर? सर लाइव भी लगा देना सर। सैटरडे मैं बताता हूँ, मैं कल बताऊंगा, कल परसों बताता हूँ। सर पेज नंबर 129 देखो। आदित्य 129 क्वेश्चन 44 का ना, जो अमाउंट्स डेबिटेड में पॉइंट नंबर 4 है सर। हाँ। अगर ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए ना भी होता तब भी ये डिसअलाउ होता क्या?
129 पे पॉइंट नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 का। salary of the 100 lakhs to foreign technician for installation of machinery at the factory premises was paid without deduction of the tax. नहीं मतलब अगर ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अगर ये पॉइंट ना भी लिखा होता तो भी ये 40A IB में जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होती है, अगर ये रेवेन्यू खर्चा होता करके, ठीक है, अगर ये रेवेन्यू खर्चा होता तो डिसअलाउड होता। नहीं, अगर फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए अगर नहीं यूज हुआ तो भी ये हाँ, डिसअलाउ हो जाता ना फिर। यस, टीडीएस नहीं काटा तो ऐसे भी डिसअलाउड होता। यस यस ये यस, 48.3 में होता ना? 48.3 में नहीं, ये तो 48.3 तो कैश वाला होगा, कैश वाला होता है। 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 में होता है ये। सब क्लॉज 1 IB मतलब 1B, नॉट नहीं सर, 1B। टीडीएस नॉट सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया वाला। ओह सॉरी, सैलरी पे 48.3 है ना? हाँ जी सर। 40 क्लॉज ए एंड क्लॉज सब क्लॉज नंबर 3, या Yes, sir. सब क्लॉज नंबर उसमें होगा ना? यस उसमें होता। ट्रू। चलिए अब सर आगे जिनका हो गया सर वो तो लीव कर सकता है ना? हाँ, जिनका हो गया आप लोग जा सकते हैं। और मैं आपको शाम को वो डालूंगा पेपर का डिस्कशन का वीडियो। आज मैं शाम वाले बैच में रिकॉर्ड कर लूंगा, सिंपल इंग्लिश में करूंगा, आपको अंडरस्टैंड हो सके वैसा वाला करके, ठीक है। अपलोड कितने बजे तक होगा? आप समझिए ना, उसको लेट नाइट ही अपलोड होगा, तो आप उसको कल ही देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। अगर आपने पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो पेपर सॉल्व कर लीजिए। और अगर मान ले क्या बोलते हैं आप उसको, जो है कल का लेक्चर मैं आपको ओपन मोड में दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको सबको प्रॉमिस कर रहा हूँ, कल का लेक्चर मैं आपको ओपन मोड में भी दूंगा। तो जिनका जन्माष्टमी का सुबह पूजा है, व्रत वगैरह है, तो वो आप देख सकते हैं। युवराज बोल रहा है 8th की क्लास भी ओपन मोड में दे दो। भाई साहब ऐसा नहीं होता है ना, आउटस्टेशन ऑडिट के लिए ट्रेन में जाना है तो भैया हमको बैकअप दे रखा है तुमको, वो बैकअप इसीलिए यूज होता है, ठीक है। कि आउट स्टेशन ऑडिट पे जाना है, व्रत है, शादी है, ये उसी लिए यूज होता है। वो ऐसा थोड़ी होता है किसी के साथ शेयर करने में यूज हो जाएगा करके, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, 2 लोग देख रहे हो। चलो श्रुति कुछ बोल रही हो तुम? श्रुति, अंशिका एंड हाँ श्रुति बोलो। 2 डाउट्स। एक तो पेज नंबर 129 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 44 पे जो अमाउंट्स क्रेडिटेड है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें अपन को 2 डिडक्शन मिले। ये सेम मैंने कराया है मास्टर क्वेश्चन में। 20 लाख रुपए की सेल थी, 10 लाख रुपए बैड डेट तूने ले लिया था, 10 लाख का बैड डेट डिसअलाउड हुआ, मतलब 10 लाख पे तुमने टैक्स भरा। अब 10 लाख पे तुमने टैक्स भरा, तुमको मिला कितना? 7 लाख है। 7 लाख पे पहले तो टैक्स लगना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने 10 लाख पे ऑलरेडी भर रखा है, और 3 लाख का और फर्दर बैड डेट्स अलाउ हो जाना चाहिए। अच्छा, इसीलिए वो 7 लाख पे लगा है क्या? हाँ, तो 7 लाख तो वो पहले टैक्सेबल कर दिया, वो मैं लेस कर दूंगा पहले, तो मैं टैक्सेबल करूंगा ही नहीं। जी सर, गॉट इट ना? और सर जी सर एक पेज नंबर 105 पे है क्वेश्चन नंबर 34। सर उसका जो पॉइंट नंबर एफ है 105 पे क्वेश्चन नंबर 34 जी सर। पॉइंट नंबर सर उसका पॉइंट नंबर एफ है। हाँ। उसके अंदर क्या है कि जो बेड डेट राइट ऑफ हुआ है ना, उसका डिडक्शन आगे जाके मिल रहा है अमालगमेशन के बाद में। तो उसमें कैसा है ना, बेड डेट्स राइट ऑफ नहीं हुआ है, सेल किसी ने की थी, और बेड डेट्स कोई दूसरा ले सकता है, नहीं ले सकता है, मैंने बताया था। अगर सेल एक पर्सन ने की है और बेड डेट्स दूसरा ले सकता है, मैंने वो एक केस लॉ वीरभद्र राव केस लॉ था। वीरभद्र राव। सर वो तो खाली सक्सेशन के अंदर था ना, तो यहाँ पे भी तो अमलगमेशन है ना। अमालगमेशन हाँ यहाँ भी अमालगमेशन इज सक्सेशन। हाँ, अमलगमेशन सक्सेशन है ही है ना बिजनेस का, क्यों नहीं है? ओके, बस ये ठीक है था जी, थैंक यू सर। हाँ, मास्टर क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज तुमने बोला ना, वो मास्टर क्वेश्चन सर एक ओपन मोड में डलवा दो। चलो मैं वो भी करा लेता हूँ। मास्टर क्वेश्चन ओपन मोड में आएगा, कल का लेक्चर तुम्हारा ओपन मोड में आएगा, आज का ये डिस्कशन हुआ है ये ओपन मोड में आ जाएगा, और उसके साथ साथ में आप टेस्ट का डिस्कशन शाम का होगा, वो ओपन मोड में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ओपन मोड में मिल जाएगी। अच्छा, बट अब है ना, अब आगे आप लेक्चर मिस ना करिएगा, और ढंग से आपने अभी तक जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से होमवर्क भी किया है, आप बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे रहे हो, बहुत अच्छे से आप सब चीजें सॉल्व कर रहे हो। बस अब आगे है ना, बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, टॉपिक छोटे छोटे हैं, छोटे क्वेश्चन रहेंगे। मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लास में कवर कराऊंगा, एक भी होमवर्क में क्वेश्चन ज्यादा रहेगा नहीं, सिमिलर क्वेश्चन रहेगा तो होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, टॉपिक छोटे छोटे रहेंगे, बट मार्क्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे। बिकॉज मैं बताऊं ना, अभी टॉपिक ऐसे रहेंगे ना जो एकदम एग्जाम में 8-8 मार्क के लिए, 10-10 मार्क के लिए आते हैं, और टॉपिक 1-1 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स अ लॉट। कि पीजीबीबी की कॉम्पैक्ट रिवीजन वीडियो एक डाल दो।
पीजीबीपी का कॉम्पैक्ट रिवीजन वीडियो। अभी देखना, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मैं डालने वाला था, मैंने कैपिटल गेन का भी रिकॉर्ड करने गया था, बट मेरे को थोड़े बुक में वो चेंजेस थे ना, इसके लिए मैंने नहीं डाला करके, ठीक है। बट अभी अगर तुझे चाहिए इशिका तो पुराना वाला एक बार देख ले, कोई चेंज नहीं है पीजीबीपी में, जहां जहां चेंज है यू विल रिकॉग्नाइज दैट के यहाँ पे चेंज है करके, ठीक है। जैसे मान लो 44 एबी या 44 एडी की लिमिट चेंज हुई है 3 करोड़ कुछ वन स्पेसिफिक ऐसी, तो वो तुझे समझ जाएगा। या जैसे वो अपना क्या बोलते हैं एमएसएमई वाला पॉइंट आया 43 बी में, वो तुझे समझ जाएगा। अगर चाहिए तो तू एक बार रिवाइज कर ले उससे, अगर नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी एज ऑफ नाउ करके, ठीक है। ओके सर। चलो थैंक्स अ लॉट 44 पीपल। एडीए में 44 एडीए में सर जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उसमें अकाउंटेंट वर्ड गिवन है, तो उसमें सिर्फ चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंसी की कॉस्ट है ना? अकाउंटेंट ही आएगा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ही आएगा। सर एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डाउट है, हम जैसे अमाउंट्स को एल या के के अंदर लिख सकते हैं आईसीआई के सॉल्यूशंस के अंदर, जैसे कहीं कहीं पे एल भी लिखा हुआ है, के भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे पूरा फिगर लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से देख, मेरे को लगता है कि अगर मान लो अमाउंट है ना, जैसे मान लो जहां तक करोड़ तक अमाउंट है तो उसको पूरे अमाउंट में ही लिखो, मेरे को ये लगता है। अच्छा, जब करोड़ तक अमाउंट है जस्ट राइट इन द फुल करके, ठीक है। सर वैसा ये है। एक डाउट बहुत टाइम से है सर, ये जो हाँ। सेक्शन 9B और 45(4) है इसमें कैपिटल एसेट में तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि वो दोनों नहीं जगह कवर हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कैपिटल असेट जो है उस पे 9B में हो रहा है, और 45(4) में आपके कैपिटल पे हो रहा है, मतलब आपको आपकी पार्टनर की कैपिटल से ज्यादा पैसा मिल रहा है, उस पे हो रहा है। आप वापस उसको थोड़ा अच्छे से देखना, हो जाएगा। अंशिका, मोहित एंड केएस, अंशिका, मोहित, केएस, कोई भी बोल सर सकता है। पेज 157 पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन 5 में जो पॉइंट 157 पार्टनरशिप फर्म क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट ई जो है 2 सेपरेट पेमेंट्स, वहाँ पे 48(3)(a कैसे लग रहा है अर्लियर पीरियड वाला हेयर ड्रेसर के केस में? पेज नंबर कौन सा बोला? 7 157 पे पॉइंट नंबर कौन सा है? ई पॉइंट नंबर ई ना, टू हाँ सेपरेट पेमेंट ऑफ 18,000 15,000 मेड इन कैश इन 1 Feb 2024 इस साल में to the Altaf, a hairdresser, against the bill of service rendered in the January 2024 इस साल में, and two payment of 19 and 10,000 made in cash in the Feb and 24 respectively to the Priyam, an assistant cameraman, against her bill for the service provided in the January 2024। यहाँ सबसेक्शन इसका जो सॉल्यूशन है ना पेज 159.5 में, वहाँ पे अर्लियर पीरियड मेंशन किया हुआ है, वो कैसे आएगा? सर सिर्फ 10,000 का वो नोट्स अलाउ होगा, हाँ बाकी सारा नोट्स में नहीं, नोट्स में ही पेज 159 में हाँ, क्वेश्चन जो नोट्स में दे रखा है सेक्शन 48(3) प्रोवाइड फॉर डिसअलाउंस हाँ ऑफ एनी एक्सपेंस व्हिच आर अलाउड इन द अर्लियर ईयर अर्लियर कैसे and हुआ actual सर? payment was made subsequently where the aggregate payment is made as other than account pay check, account pay demand draft, hence the payment of 80,000 or सेक्शन 15,000। गलत है सर। 48(3) आना चाहिए ना, 48(3) ही नहीं आएगा ना, वो अर्लियर पीरियड वाला इसमें नहीं आता है। हाँ हाँ, अर्लियर पीरियड वाला नहीं है, सही बोल रही है तुम। हाँ, 48(3) आना चाहिए सेक्शन की रेफरेंस, 3A नहीं आना चाहिए। 3A तो तब लगता है जब पहले आपने अक्रूवल बेसिस पे खर्चे हाँ ले लिए एक बार और अब आप राइट वापस उसको क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैं भी करा लूंगा चाहिए तो बैच में, इसमें 48(3) आना चाहिए। यस सर एक जनरल डाउट है कि अगर मैंने मशीनरी 50 लाख के ऊपर की परचेज की तो उस पर 194 क्यों एप्लीकेबल होगा क्या? देख, वर्ड्स गुड्स यूज किया है लॉ में। सर तो उसके अंदर कैपिटलाइज गुड्स का भी यूज किया गया है कि अगर आप कोई कैपिटलाइज नेचर मतलब उसमें कोई ऐसा दे नहीं रखा है, मतलब स्पेसिफिकेशन करके, ठीक है, कि भाई गुड्स में क्या। बट अगर मान लो बात करेगा 50 लाख से ऊपर वाला तो 194 क्यों आ जाएगा, भले मशीनरी में भी आ जाएगा, बिकॉज दे यूज द वर्ड गुड्स करके, ठीक है। ऊपर सर अपन ने तो उसको कैपिटलाइज किया है, तो फिर डिसअलाउंस किस हिसाब से होगा? डिसअलाउंस कुछ नहीं होगा, कुछ डिसअलाउंस नहीं होगा, बट टीडीएस नहीं काटने की वगैरह पेनल्टी तो लगी सकती है। ओके सर। अंशिका, सर ये जो डिविडेंड का एक्सपेंसेस का जो अलाउंस आईएफओएस में, हाँ, वो फॉरेन डिविडेंड कंपनी में फॉरेन नहीं आता। कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी किसी को कोई डिविडेंड के सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा ना।
डिविडेंड के सामने सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होता है, और वो दैट इंटरेस्ट इज आल्सो अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड ऑफ द इनकम। डिविडेंड इनकम। हाँ ओके सर। बस बाकी कुछ और एक डाउट ये था कि ये जो पुराना है पीजीबीपी वाला टेस्ट था ना, जो जिसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का था, क्या था पुराना मतलब टेस्ट पेपर? हाँ, डेप्रिसिएशन। सिर्फ हाँ हाँ डेप्रिसिएशन, उसका हाँ, आपने वीडियो डाला है या सिर्फ सोल्यूशन डाला है? वीडियो डाला है, पूरा वीडियो डाला है मैंने। ओके सर, थैंक यू। वीडियो डाला है, आप ओपन मोड वाले में देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। हाँ ओके सर। सॉरी ऐश्वर्या, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है। ऐश्वर्या, आवाज क्रैक हो रही है। मंकर, आप बोल दीजिए एक बार, हाथ उठाया आपने। सर मेरा एक सर मतलब पर्सनल डाउट था सर, बस 1 मिनट कोई आपका बात सर चाहिए सर। मेरा सर डायरेक्ट एंट्री का था सर, तो मेरा आर्टिकल सिर्फ अभी खत्म हो चुका है, तो सर मेरा भी सर मतलब पूरा ही मैं फ्री हूँ सर, लेकिन सर मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा सर कितना क्लासेस करूँ दिन में। मतलब एक आपका क्लासेस चल रहा है और एफआर का मेरा कंप्लीट हो चुका है, 2 मतलब क्लासेस करना चाहिए दिन में, उससे ज्यादा नहीं। और सर रिवीजन के लिए सर मैं एफआर को सर मतलब अभी ले सकता हूँ या उसको अभी मतलब छोड़ के मतलब अभी छोड़ दो। अभी आप बाकी जो सब्जेक्ट है, एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उसके साथ साथ में होमवर्क करो कंप्लीट करके, ठीक है? और हाँ ये सर ट्राई करो होमवर्क। कि भाई अभी जो आपके पास 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस दिसंबर, सर। ये 4 महीने में क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिए, और फिर 4 महीने रिवीजन के लिए सफिशिएंट होंगे। अच्छा सर बोले सर मैं मतलब दिन में सर मतलब टोटल मेरे को कितना आवर्स स्टडी के लिए सर मतलब फोकस करना पड़ेगा मतलब टोटली? 6 घंटे के लेक्चर हो गए, मान लो 3 घंटा डीटी पढ़ा, 3 घंटा तूने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, अच्छा और उसके बाद में 3 घंटे और 2 से 3 घंटे और मान ले पढ़ने के लिए। तो तेरी हैबिट बननी चाहिए कि भाई कम से कम दिन में 9 घंटा यू आर सिटिंग फॉर द स्टडी पर्पस यस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। 9 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, 9 घंटा पढ़ के, और बाकी बहुत टाइम है ना, 24 घंटे अपने पास में। तो 24 घंटे में थैंक से अगर तू 9 घंटा पढ़ लेता है तो भी तेरे पास में 15 घंटे बचे। 15 घंटे में से अगर 7 घंटे सोने का, तो 15 घंटे में से 7 घंटे तू सो लिया, तो उसके बाद में 8 घंटे बचे। मोबाइल यूज करना नहीं है अभी करके, ठीक है? थोड़ा यस बहुत कर सर लेने का, मोबाइल में तेरे ऐसे आधा, मैं यूज बहुत कम करता हूँ। हाँ ठीक है आधा सर, घंटा, थैंक यू। आधा घंटा कर लेने का, उससे ज्यादा। हाँ, अंशिका सृष्टि ने हाथ उठा रखा है, तो अगर आप लोगों का कुछ है डाउट तो बताओ, नहीं तो मैं अभी वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर के लिए जाना है फिर। सर हमें पेज नंबर 153। हाँ इशिका बोलो। सर हमें आंसर्स में सेक्शंस और केस लॉ स्पेसिफाई करना जरूरी है? देख यार, इसमें कैसा है ना, सेक्शन नंबर, ऐसी जो सेक्शन है ना जो आपको लगता है यार ये तो हर एडजस्टमेंट में दिख ही रही है, जैसे देखिए कि 43B है, 48(3) है, 48(2) है, टीडीएस नहीं काटा है करके, ठीक है? तो ये तो ऐसा सेक्शन है ना, तुझे सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन है, ये तो हर जगह दिख रही है। तो एटलीस्ट ये सेक्शन को याद रखना चाहिए। केस लॉ में अभी तक जो केस लॉ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका फंडा उसमें हुआ क्या था वो याद रखो। जैसे आईएसओ वाला खर्चा है वो अलाउ हुआ है, आईएसओ 9001 वाला, तो इतना याद रखो कि आईएसओ का खर्चा रेवेन्यू मान के अलाउ करना है एज पर कर्नाटका हाईकोर्ट, ठीक है? अब कर्नाटका केस लॉ का नाम इसका याद मत रखो आप। ओके मैं एग्जाम से पहले आपको 25 केस लॉ के नाम दूंगा, वो 25 केस लॉ के नाम आपको याद करने हैं, और वो मैं आपको याद भी करा लूंगा, और वही वाले में से एग्जाम में आएंगे केस लॉ, ओके ठीक है? ठीक है चलो सर। बाय। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा करके, ठीक है? तो सर लाइक, हाँ सर एक बार है ना, टीम को बोल के सारे टेस्ट डिस्कशन के वीडियोस एक फोल्डर में डलवा दीजिए ना, क्योंकि आपने लेक्चर के बीच में कुछ कुछ डिस्कस करे थे तो बाद के लिए हमें याद नहीं रहेगा। ओ हाँ, चलो मतलब मैं वो मैं एक बात करता हूँ टीम से कि वो टेस्ट डिस्कशन के वीडियो है वो उसमें डलवा दे करके, ठीक है? हाँ सो सर, वो थोड़ा एक वीडियो मास्टर क्रॉप। क्वेश्चन वाला भी करवा दो ओपन में। हाँ हाँ, ओपन वाला, मास्टर ये जो क्वेश्चन का मास्टर क्वेश्चन ओपन में, टेस्ट का डिस्कशन ओपन में, और कल का लेक्चर है वो मैं ओपन में भी डलवा दूंगा, ठीक है? चलिए आज के लिए सर इतना है। हाँ बेटा बोलो, ऐश्वर्या बोलो। ऐश्वर्या सर इतने डाउट जैसे पूछती है ना, मे इतने डाउट पूछती है ना, हाँ पूछ। सर पर्सनल डाउट है, जैसे May 24 मेरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कब ओके, तक मेरा सिलेबस जाना चाहिए? फर्स्ट नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट है ये। ये डाउट है। हाँ, तो पहली चीज तो हाँ ये तेरा फर्स्ट नहीं है, तो लास्ट सर अटेम्प्ट है। कब तक मतलब मेरे को? 31 दिसंबर, हाँ दैट शुड बी योर टारगेट। आपकी क्लासेस सब कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर तक। आपके पास 4 महीने का प्योर स्टडी टाइम होना चाहिए, 4 महीने का विदाउट डिस्ट्रक्शन, विदाउट क्लासेस, स्टडी टाइम 4 महीने का। सर इसमें हम लोग को सर सर पर लॉ अगर अब ये एंड सब टीटी का ही फर्स्ट चल रहा है एंड बाकी लेक्चर्स पेंडिंग है तो वो कैसे कवर करना है, क्योंकि आर्टिकलशिप अब तक खत्म हुआ नहीं है।
और May 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो May 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है। और FR वगैरह नहीं किया तुमने अभी तक, FR या नहीं, SL अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बाद में देखना था। मतलब वो लेक्चर्स लिए थे पर आर्टिकलशिप चलते हुए नहीं वो। और आर्टिकलशिप से छुट्टी कब मिल रही है? दिसंबर। 1 दिसंबर से मिल जाएगी ना? हाँ। तो मेरे हिसाब से तुम है ना 5 सब्जेक्ट है, DT तुम्हारा अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास नवंबर दिसंबर 2 महीना बचेगा, उसमें मॉर्निंग में तुम IDT कर लो। तो नवंबर दिसंबर मॉर्निंग में IDT कर लेती हो तो दिसंबर तक DT IDT सेकंड ग्रुप तुम्हारा हो गया। फर्स्ट हाँ। ग्रुप का जो सब्जेक्ट है उसमें तुम एक सब्जेक्ट है ना तुम दिसंबर में कर सकती हो जब तुम एकदम फ्री हो तब। एंड दैट शुड बी, आई थिंक यू शुड सेलेक्ट द ऑडिट दैट टाइम करके, ठीक है। FR तो बहुत लेंथी है सर। 1 महीने में नहीं होगा क्या? सिर्फ कुछ काम नहीं कर रही, यही कर रहे हैं करके, ठीक है। एक लेक्चर सुबह देख रहे हैं IDT का, बाद में पूरा दिसंबर खाली है। तो तो भी वैसा 2 महीने लगेंगे, क्योंकि अगर मेरे डेट को में लगता है ना तुम है ना कोई एक सब्जेक्ट 2 मंथ। अभी तुम एक सब्जेक्ट कोई उठा लो और वो सब्जेक्ट है ना थोड़ा थोड़ा करते जाओ साथ साथ में, मतलब शाम शाम के टाइम पे जब भी तुमको शाम को टाइम मिलता है या सैटरडे संडे मिलता है और मान लो DT का कोई होमवर्क नहीं है या ऐसा है, तो आप शाम को एक सब्जेक्ट उठा लो ना, या तो आप FR उठा लो या SFM उठा लो, योर चॉइस। ओके। हाँ, और अभी मतलब एक पॉसिबल लॉ नहीं और है। STMP के लिए सर थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए ना सर, मतलब जो सेल्फ बेस में हम लोग के लिए सर, मेरे मतलब को लगता है और देखो पेपर तो मे वाले बच्चे हो ना, तुम अभी टारगेट करो 5 सब्जेक्ट को। लॉ SCMP अगर तुम बाद में, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना, तुम बाद में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ है ना शायद। सर वो सर लेकिन जो इंटीग्रेटेड पेपर के इंटीग्रेटेड हाँ लिए स्टडीज सर, है पेपर हम नंबर लोग उसमें 6 बाद में के दे लिए जो सकते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी का पेपर है उसमें कैसे करेंगे? हाँ या अभी तक है ना, मैंने अब ना कभी भी, मैंने कल भी बात की इंस्टीट्यूट में और मैंने बोला यार आप मुझे 2 चीजें बताओ, एक तो DT का मटेरियल कब आ रहा है, क्योंकि मेरा है ना अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन का वॉल्यूम भी अब हो चुका है। मेरा एक वॉल्यूम बचा है, वो मैं बचा के रखूंगा जब तक मटेरियल नहीं आता ICAI का। और क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता ना, मैं जैसे टैक्स ऑडिट के ऊपर उन्होंने टॉपिक डाल रहे हैं या ब्लैक मनी डाल रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता ना कुछ भी कहीं मिस हो जाए और फिर आपको एडिशनल कोई बुक सॉफ्ट कॉपी करना पड़े, नहीं। तो मैं तीसरा मटेरियल के लिए मैंने कल भी बात की, उन्होंने मुझे बोला है कि 20 सितंबर तक हम DT का मटेरियल रिलीज कर लेंगे, जैसा उन्होंने मुझे अभी बोला है कि 20 सितंबर तक वी विल रिलीज द DT मटेरियल पूरा। और उसके साथ मैंने उनसे वो भी पूछा था कि भाई इसका मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर कैसे आएगा, तो जिससे मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि सर मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, मैं और किसी से पूछ सकता हूँ ये चीज कि भाई इसका कोई लाइक ऐसा फॉर्मेट टेस्ट पेपर या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है या कब तक आ रहा है। तो मेरे को इसमें पता चलता है तो मैं आपको इसी वीक में 1-2 वीक में मैं आपको बताता हूँ कि सर कैसे क्या है इसका। सर जैसे और सर जो मल्टीडिसिप्लिनरी टेस्ट में हमारा लॉ और SCMP भी कवर होगा, तो अगर हम कवर जैसे होगा। अभी उसको एग्जाम के बाद के लिए छोड़ दें, बट वो मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए तो फिर भी देखना ही पड़ेगा एक बार। यस यस, वो है तुम्हारी बात, बट कैसा है ना मल्टी डिसिप्लिनरी में अब कितना कवर करेंगे उसको लेके वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जो सर अभी मल्टी हाँ एग्जिस्टिंग वही। स्कीम में मल्टीडिसिप्लिनरी के पेपर हैं, हम उनको रेफर हाँ कर सकते हैं? क्योंकि जो 6 पेपर में एक मल्टीडिसिप्लिनरी का भी पेपर होता था। कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पेपर में कितना लॉ यूज हुआ है या क्योंकि देखिए यार क्या हुआ ना, मेरे को लगता है जब पहला अटेम्प्ट है ना तो एग्जाम में तो वही आएगा जो ICAI देगी, या तो ICAI नए वाले जो केस सिनेरियो बना के देगी वो वाला, या पुराने जो पेपर आए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी वाले, वो आप एक बार रेफर कर सकते हो। आप है ना एक काम कर सकते हो कि एक बार आपका अगर जब 500 सब्जेक्ट हो रहा है साथ साथ में या 2-3 सब्जेक्ट आपके हो गए, तो एटलीस्ट आप मल्टी डिसिप्लिनरी के कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक को देखो, कुछ पेपर को देखो ना, एक बार आप गो थ्रू करो तो यू विल गेट द आइडिया कि एक्चुअल में एग्जैक्टली वो क्या है पेपर इसमें। देखे मैंने, बट मतलब हर जगह से अलग इन्फॉर्मेशन आती है। कभी कोई बोलता है कि 50-50 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई बोलता है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वैसे ही आएंगे, मतलब 10-10 मार्क के चलो जिसमें हाँ, 2-3। इस पॉइंट को लेके मैं एक बार आज बात करता हूँ किसी काउंसिल मेंबर से कि हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन इन मल्टी डिसिप्लिनरी करके, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, क्या एक ही क्वेश्चन रहेगा और देयर विल बी अ 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, वो मैं एक बार आपको पूछ के बताता हूँ पक्का, ठीक है। गौरी यस तुम सर। कुछ बोल रही हो? हाँ सर, मुझे वही या पूछना था कि इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडी का स्टडी कैसे करें, क्योंकि पूरे सभी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, तो फिर स्टडी कैसे करें। और कॉस्टिंग और लॉ के तो वो जो सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल में है, फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले या फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेरे को ये लगता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना, देख जो मल्टी डिसिप ये क्या, पहले कॉस्टिंग और लॉ की बात करें, उसमें ये लिखा हुआ है कि ICAI विल प्रोवाइड यू द वीडियोस, यस और सर। आपको जो है वो वीडियोस मतलब देखने पड़ेंगे उनकी साइट पे और उतने घंटे कंप्लीट करने पड़ेंगे स्पेसिफिक। सर इसमें है जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो होता है, उसमें मेरे ग्रुप में सर एक मैसेज आया था
कि 40 लेक्चर्स ICAI प्रोवाइड करेगा SCMP और लॉ के लिए। तो कैसा होगा ना भाई, अभी तुमको लेक्चर लेने में कोई दिक्कत नहीं किसी फैकल्टी के, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो भी देखने पड़े और वापस वो भी देखने पड़े पैसा बर्बाद। तो इट विल बी बट सर इंटीग्रेटेड केस स्टडी में, इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडी के लिए वो लेक्चर्स रिलेवेंट होंगे क्या जो ICAI यस प्रोवाइड ऑब्वियसली ICAI देगी, वो तो रिलेवेंट होंगे ही ना, वो तो सिंपल सी बात है। जब वो SCMP के लेक्चर दे रहे हैं और लॉ के लेक्चर दे रहे हैं तो दैट इज द रिलेवेंट ना। ओके, दैट इज ट्रू, वो होंगे, वो रिलेवेंट होंगे, दैट यू शुड बी श्योर। एंड क्या होगा ना, उनके जो लेक्चर देंगे वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ये बात तो पक्की है भाई, सीधी सी बात है। जब तो वैसा वाला है तो मेरे को लगता है वो आप थोड़े टाइम के लिए और स्किप कर सकते हो, पांचों सब्जेक्ट एक बार हो जाए, आप एक बार थोड़ा वेट कर सकते हो, अक्टूबर तक वेट कर सकते हो, उसके बाद में आपके पास में सब चीजें आ जाएगी मोस्टली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, सी यू। ये लेक्चर ये इसका रिकॉर्डिंग भी हमारी टीम ने किया होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और बस अब आप थोड़ा अपना टेम्पो बनाए रखे आगे, और टेस्ट पेपर वगैरह देते रहे जो टेस्ट पेपर था, और मैं डिस्कशन करता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, आप दोगे नहीं और मैं डिस्कशन पे 1-2 घंटे लगाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आप दोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, बिकॉज देखो पार्टनरशिप फर्म की वगैरह जो मैंने क्वेश्चन MCQ में डाला था, दैट वाज नॉट दैट इजी यार, आपका पहली बार में आंसर ही नहीं आ सकता, वो इतना ट्रिकी पॉइंट थे उसमें। ठीक है, कहाँ डीड है, कहाँ कैसे, कहाँ इंटरेस्ट का रिवर्स कैलकुलेशन किया, अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना तो ही वो क्रैक हो जाता है। तो इसमें आप जो है वो लाइक DT syllabus has already uploaded by ICAI and BOC portal, right? भाविका नहीं ना, कहाँ पे DT का सिलेबस नहीं अपलोड किया अभी तक मटेरियल? DT मटेरियल इज नॉट अपलोडेड बाय ICAI एज ऑफ माय नॉलेज, तो मुझे बोला है सितंबर 20 को आएगा। लेट मी चेक। सर कंपाइलर में मई तो बस मेरा आपसे सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं क्या? कंपाइलर में मई 23 एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं? सारे क्वेश्चन मई 23 एग्जाम तक के, मई वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा टेस्ट पेपर में, नवंबर 2023 के सारे कवर है। अब उसमें सारे कवर में अगर तू बोलेगा ना कि सर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कवर है करके, ठीक है, तो वो मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, बट एडजस्टमेंट इज ऑल कवर्ड। बिकॉज क्या होता है, जब मैंने मास्टर क्वेश्चन बनाया तो मैंने 10 पेपर को लिया है साथ में, या जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए तो उसमें मैंने पेपर्स को कंबाइंड लिया है, और जहां मुझे लगता था कि ये एकदम ही सिमिलर है उसको मैंने छोड़ दिया है। बट अदरवाइज मैं बताऊं, एवरीथिंग इज कवर्ड, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, थैंक यू। जैसे नवंबर 2022 का पेपर का टोटल इनकम का क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, राइट? यस सर। हाँ, तो मई 23 का मैंने अभी तक नहीं लिया है। मई 23 का नहीं लेने के पीछे रीजन बीइंग कि अभी तक उन्होंने सजेस्टेड आंसर नहीं दिया है, और मैं नहीं ये चाहता कि मैं अगर कुछ लिख के दे दूं और सजेस्टेड में कुछ उल्टा आए और वो अगर एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो मैं उसको रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके लिए मैंने मेरा सजेस्टेड के साथ उस पेपर को नहीं दिया है। तो मई 23 को छोड़ के बाकी जब तेरा नवंबर 22 तक का है, एवरीथिंग इज कवर्ड। नवंबर 22 का क्वेश्चन नंबर अपने कंपाइलर का 45 क्वेश्चन है, MP के फार्मा वाला। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, सी यू इन टुमारो। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।